हेलो बच्चा बाडी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर ऑल्दो हर अटेम्प्ट में नहीं आता है, पर आपको नहीं पता कि आप उन खुशकिस्मत बच्चों में से हो जिसके अटेम्प्ट में ये चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए। जनरली क्या होता है, कुछ चैप्टर्स एग्जाम के अंदर ऐसे हैं बच्चों जो कि सिलेक्टिव बेसिस पे इंस्टीट्यूट पिक करती है, जैसे कि मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हो गया, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर बच्चों जो कंप्लीटली ऑप्शनल होते हैं और किसी भी अटेम्प्ट में कोई सा भी चैप्टर पूछा जाता है, मतलब नो वन कैन प्रिडिक्ट दीज चैप्टर्स वेदर दे आर गोइंग टू कम एग्जाम और नॉट। जैसे मटेरियल लेबर है बच्चों, कभी पहले के जमाने में हुआ करता था एक अटेम्प्ट में मटेरियल, एक में लेबर, एक में मटेरियल, एक में लेबर। तो बच्चे प्रिडिक्ट करने लग गए कि यार इस अटेम्प्ट में मटेरियल आया था, मतलब अगले अटेम्प्ट में लेबर आएगा। इंस्टीट्यूट ने अगले अटेम्प्ट में भी मटेरियल दे दिया, फिर कॉन्सिक्यूटिव 2 अटेम्प्ट्स में फिर से लेबर दे दिया, फिर मटेरियल पूछ लिया, फिर लेबर लेबर फिर मटेरियल। तो ऐसा बच्चों प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। सेम गोज विद दीज चैप्टर्स, प्रोसेस कॉस्टिंग, जेपीबीपी, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। अगेन हर अटेम्प्ट में नहीं आते हैं, पर आपको क्या पता आपके अटेम्प्ट में आ जाए। और पता है तुम लोग को बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट क्या है बच्चों, कि तुमको अगर तुमको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन तुम्हारा मान लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, तो तुम तो उसको अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? 100% करोगे तुम उसको अटेम्प्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुमको आता है। अब समझो, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या ओवरहेड्स या फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या फिर रोकफा, ऐसा कोई चैप्टर 7 मार्क्स में आया है इसके साथ कॉम्बो बना के, कपल में आते हैं ना बच्चों क्वेश्चन, तो कॉम्बो में आए हैं, तो इधर अगर तुमको ये क्वेश्चन नहीं बनता होगा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का, तो तुम उसको छोड़ के आ जाओगे, तो तुमको 14 में से 7 मार्क्स मिला बस। समझ रहे हो? 14 में से बस 7 मार्क्स मिला। और अगर तुमको ये चैप्टर आता होगा पर अगर वो क्वेश्चन तुमको नहीं बना, तो भी अगेन 14 में से तुमको सिर्फ 7 मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों ये चैप्टर तुमको आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी फेवरेबल चैप्टर के साथ जिसका क्वेश्चन तुम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना, बिल्कुल ही नहीं, मतलब तुम वो चैप्टर करके गए हो और तुमको क्वेश्चन 100% आता है, तुमको पता है कि तुम वो 7 मार्क्स फेच कर लोगे वो दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो तुमको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा मतलब कंपलसरी नहीं अटेम्प्ट करना, पर इसमें भी तो मार्क्स लाने पड़ेंगे ना, क्योंकि तुम 14 मार्क्स कर लिए हो टू अटेम्प्ट। तो अब अगर ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो 7 मार्क्स स्ट्रेट चले गए। समझ रहे हो? और अगर तुम ये क्वेश्चन कर लियो अटेम्प्ट, तो फिर तुमको भाई डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। हाँ, स्टेप मार्किंग मिलती है। ओके, तो समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए बच्चों ये कौन से टाइप के क्वेश्चन के साथ कॉम्बो बना के आ रहा है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए तुमको ये चैप्टर आना ही चाहिए। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। आपको पता है चैप्टर किस बारे में है? चैप्टर इस बारे में बात करता है कि वो टाइप के प्रोडक्ट्स, वो टाइप के आपके फिनिश गुड्स जो एक से ज्यादा प्रोसेस लेते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेस लेते हैं फिनिश गुड्स बनने के लिए, वो रॉ मटेरियल्स जो कि मल्टीपल प्रोसेस से होके गुजरते हैं बिफोर बिकमिंग द फिनिश गुड्स, उसके ऊपर ये चैप्टर एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, यस, रिफाइनिंग होती है, सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन होता है, फिर रिफाइनिंग होती है, ऐसे करके मल्टीपल प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके बनता है फिनिश गुड्स। हालांकि पेट्रोलियम का एग्जांपल हम किस में लेते हैं? जेपीबीपी में बच्चों, क्योंकि वो एक जॉइंट प्रोडक्ट भी है। पर तुमको पता है कि जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ने के बाद ही वो चैप्टर पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों सेम प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो आप। यस, तो इधर देखो, process costing में when more than one process required to manufacture a product, then concept of process costing arise. Here we have to prepare process account to know cost incurred process wise in the value of stock transfer to next process or FG. गुड, ठीक है बच्चों। प्रोसेस अकाउंट एक बेसिक्स अकाउंट होता है, बेसिक जो हम लोग नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं, बस प्रोसेस अकाउंट में अंदर यूनिट्स भी दिखाना होता है। याद है तुमको? प्रोसेस अकाउंट के अंदर तुमको यूनिट्स भी दिखाना होता है। अब ये यूनिट्स किस चीज की है बच्चों? सिंपल सी बात है, यूनिट्स इन यूनिट्स आउट। क्या दिखाना होता है? यूनिट्स इन यूनिट्स आउट। ओके, सो यूनिट्स इन क्या होता है बच्चों? याद होगा तुमको, जो मटेरियल आता है बच्चों वो तुम्हारा यूनिट्स में आता है।
किस में आता है, यूनिट्स में, केजी में आता है, इनपुट की तरह। ठीक है, अब हम उसका पूरा पूरा हिसाब रखते हैं कि इसमें से कितना नॉर्मल लॉस हो गया, क्योंकि हम उसको गुड यूनिट से अब्सॉर्ब करवाएंगे। इसमें से कितना एबनॉर्मल लॉस हो गया, क्या कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है, क्या कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है, और कितना हमने नेक्स्ट प्रोसेस में, या फिर अगर ये लास्ट प्रोसेस है तो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो बच्चों यूनिट्स का हिसाब हम लोग रखते हैं। याद रखना, लेबर, ओवरहेड जैसे खर्चों के सामने हम यूनिट्स नहीं लिखते, क्योंकि यूनिट सिर्फ मटेरियल की होती है, और उसी मटेरियल की यूनिट जो आती है उसके ऊपर लेबर लगता है, उसी के ऊपर ओवरहेड्स लगता है, फिर वो फिनिश गुड्स बनता है। तो एक ये बेसिक्स अकाउंट होता है। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों, नॉर्मल लॉस आपको क्वेश्चन में एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट या प्रोडक्शन दिया होगा। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन के अंदर आपको एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट और प्रोडक्शन दिया होगा। बट क्या आपने मॉड्यूल का वो तिगड़म याद है तुमको? याद है मॉड्यूल के अंदर इंस्टीट्यूट ने कारनामा किया है, मस्त वाला कारनामा किया है, याद है? बोलो भैया, भूल गए भैया, आप ही याद दिला दो। ठीक है, रुको एक सेकंड, प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर ओपन करके आपको डायरेक्ट उस क्वेश्चन के दर्शन करा दिए जाएं। बच्चों रिवीजन का मतलब यही होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, हर एक चीज याद आ जानी चाहिए। वाह, ऐसा होना चाहिए तुम्हारा रिएक्शन आफ्टर डूइंग रिवीजन। ये देखो, यस, इधर देखो, इधर देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 31 ऑफ द मॉड्यूल। क्या तुमको याद है बच्चों, नॉर्मल लॉस लिखा है 10% ऑफ इनपुट, यस और नो? कम ऑन एवरीवन टेल मी। नॉर्मल लॉस लिखा हुआ है 10% ऑफ इनपुट। ठीक है, मॉड्यूल में तो सारे चैप्टर में कुछ ना कुछ कारनामा है, कैसे याद रखेंगे, ये भी बात सही है। 10% ऑफ इनपुट लिखा है, इनपुट का मतलब इनपुट ही होता है। ओके, अब बच्चों ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 इज बेसिकली इनपुट फॉर प्रोसेस 2। कम ऑन एवरीवन टेल मी, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 इज बेसिकली इनपुट फॉर प्रोसेस 2, जिसका हम अकाउंट बनाने वाले हैं, जिसका हम अकाउंट बनाने वाले हैं। यस, तो बच्चों 10,200 का 10% होना चाहिए। क्या यहाँ पर 10,200 का 10% लिया गया, यानी कि 1020? आंसर इज नो, यहाँ 1000 है। कैसे, ध्यान से देखो, इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल लॉस 10% ऑफ ओपनिंग प्लस इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग, यानी कि 10% ऑफ प्रोडक्शन लिया हुआ है। याद आया ये वाला एनॉमली? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम अपनी भाषा में एनॉमलीज बोलते हैं। तो क्या ये एनॉमली तुमको याद है कि इंस्टीट्यूट ने यहां पर प्रोडक्शन का 10% ले लिया था? यस, तो हमें एक बात समझ में आई थी कि जब भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, इंट्रोड्यूस और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक, इंट्रोड्यूस और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, तब इंस्टीट्यूट भले 10% ऑफ इनपुट लिखे या 10% ऑफ प्रोडक्शन लिखे, प्रोडक्शन लिखे तब तो फिर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर भले वो 10% इनपुट लिखे, फिर भी वो 10% ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? 10% ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर तो बच्चों ये मॉड्यूल में एक मिस्टेक है, अगर तो ये मॉड्यूल में एक मिस्टेक है, तो यू कैन सिंपली इग्नोर दिस, यू कैन सिंपली इग्नोर दिस, व्हाट यू कैन कंसिडर। और मैं तो तुमको बस बता रहा हूं कि ये एनॉमली तुम्हारे मॉड्यूल में है, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है, इसीलिए जज करना थोड़ा मुश्किल है।
ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि नहीं इंस्टीट्यूट का ट्रेंड यही है, अगर ओपनिंग दिया है, इनपुट दिया है और क्लोजिंग दिया है तो वो 10% ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, इनपुट नहीं, तब तो फिर तुम ऐसे ही सॉल्व करके आ सकते हो। तो ये बात मेरे को आपको बस बतानी थी। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 31 है। ओके, चलो। तो बच्चों याद रखना, एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट हो सकता है और प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, ओके, उसको आप यहां पर लिखोगे। और फिर आपको याद है, आपको हर क्वेश्चन में स्क्रैप सेल दी होती है। क्या दी होती है? स्क्रैप सेल ऑफ द यूनिट्स। तो जो भी यूनिट्स आपकी नॉर्मल लॉस हुई है उसको ना आप जो स्क्रैप सेल हो रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब जैसे मान लो आपकी 100 यूनिट नॉर्मल लॉस हुई है और स्क्रैप सेल है 5 रुपए पर यूनिट, तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 500 लिख दोगे। अब ये अमाउंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अमाउंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, फिर बच्चों ये तो अभी इसकी वैल्यूएशन होगी, इसकी वैल्यूएशन, इसकी वैल्यूएशन होगी। याद रखना, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस, तीनों की वैल्यूएशन सेम होती है कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलता है देखो, सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट ले लेनी है। सबसे पहले आपको क्या ले लेनी है बच्चों? टोटल कॉस्ट ले लेनी है। ठीक है भैया, टोटल कॉस्ट क्या है? डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का टोटल। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। इसमें से आप माइनस करोगे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप सेल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, तो उसकी कोई स्क्रैप सेल है तो हम उसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसा हम कॉस्ट शीट में भी करते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करते हैं। ओके, तो आप नॉर्मल लॉस की स्क्रैप सेल माइनस करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से जो आपने इंट्रोड्यूस किया था, और माइनस करोगे नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा बच्चों। और यही कॉस्ट पर यूनिट रिस्पॉन्सिबल है फॉर वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। क्या याद है सबको? फटाफट से बताओ। बोलो, क्या याद है? सर आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट है? मैं बताया था मेरे हिसाब से बच्चों 10% ऑफ इनपुट अगर लिखा है तो इनपुट ही लेना चाहिए, और 10% ऑफ प्रोडक्शन लिखा है तो प्रोडक्शन लेना चाहिए। पर जानते हो तो मॉड्यूल के अंदर हालांकि 2 क्वेश्चन वैसे जिसमें इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है। ओके, ओके, यस। अब इसके बाद बच्चों देखो, यहां पर मैंने नोट लिखा हुआ है आपके लिए कि नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स होता है, एबनॉर्मल लॉस बच्चों कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है, एबनॉर्मल गेन भी कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन हियर। सबसे पहले सबसे इजी अकाउंट निपटाओ, एबनॉर्मल लॉस। ध्यान से देखो, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखा? बाय एबनॉर्मल लॉस, यानी कि जर्नल एंट्री क्या बनी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। तो यहां आपको डेबिट साइड में प्रोसेस अकाउंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, उसकी यूनिट्स और अमाउंट लिखो। ठीक है, फिर बच्चों बाय बैंक, एबनॉर्मल लॉस भी स्क्रैप सेल के अमाउंट पे बिकता है, एबनॉर्मल लॉस भी। तो आपकी जो भी यूनिट्स हैं इनटू जो आपका स्क्रैप सेल का है पर यूनिट, वो लिख दो। ये आपका हो गया रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और बाकी बचा हुआ आपका हो गया लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, ये 2.5, और बच्चों इसकी वैल्यूएशन आई थी मान लो 1000 रुपये, फिर ये 50 यूनिट 250 रुपये में बिक गया, तो बेसिकली 750 रुपये आपका लॉस हो गया। ये देखो बाय कॉस्टिंग पीएनएल। तो ये बेसिकली कहाँ जा रहा है? ये आपका डेबिट साइड जा रहा है कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट के। इजी, जैसा हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करते हैं सेम, बस ट्रेडिंग अकाउंट की जगह प्रोसेस अकाउंट यूज हो रहा है। ओके, अब ध्यान से सुनो, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन अकाउंट बच्चों ध्यान से देखो। अगर एग्जाम में एक बेसिक सा क्वेश्चन आया प्रोसेस अकाउंट का, वेरी बेसिक क्वेश्चन, जहां आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट ने अकाउंट 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 बनाने बोला है, प्रोसेस बनाओ, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ। एबनॉर्मल लॉस गेन दोनों साथ में हो नहीं सकता, मतलब एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस और प्रोसेस अकाउंट बनाओ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले नॉर्मल लॉस का तुम अकाउंट बनाओगे तो अगेन ये भी प्रोसेस के क्रेडिट साइड से यहां पर आएगा। अब तुम यहां पर एक बार ध्यान से देखो, जो आपका नॉर्मल लॉस एक्चुअली हो गया होगा वो तो बच्चों बाय बैंक नंबर ऑफ यूनिट्स और स्क्रैप सेल हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनो, आपको एक और चीज यहां पर दिख रही होगी, एबनॉर्मल गेन। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था, सोच के देखो एबनॉर्मल गेन हो कैसे रहा है। मैंने आपको बोला था सोच के देखो एबनॉर्मल गेन कैसे हो रहा है। तो इसके पीछे मैंने आपको ये लॉजिक बताया था कि मान लो 1000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, 1000 यूनिट हमने क्या किए हैं? इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है भैया, अब मैंने सोचा कि इसका 10% मेरा नॉर्मल लॉस हो जाएगा, यानी कि 100 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो बच्चों उस हिसाब से 900 यूनिट्स का मेरा आउटपुट आना चाहिए था।
900 यूनिट्स का मेरा आउटपुट आना चाहिए था, बट एक्चुअली जब आउटपुट बाहर निकला तो वो 900 नहीं 920 निकला। ओ माय गॉड। तो मैंने पूछा ये 20 यूनिट ज्यादा कैसे आ गए? मैंने तो 900 सोचे थे, मैंने तो 900 यूनिट सोचा था, तो ये 20 यूनिट ज्यादा कैसे आ गया? तब फिर हमने दिमाग लगाया कि हो सकता है जितना हमने नॉर्मल लॉस सोचा था, जितना हमने नॉर्मल लॉस सोचा था उतना नहीं हुआ, 80 ही हुआ होगा नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस हमारा कितना हुआ होगा? 80 यूनिट्स का ही हुआ होगा, 100 यूनिट्स का नहीं हुआ होगा। अब बच्चों नॉर्मल लॉस हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे परसेंटेज में निकालते हैं, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि भैया 80 ले लो फिर। अरे ये क्या बात हुई भाई, नॉर्मल लॉस साल के पहले दिन निकलता है और ये हमको साल के आखिरी दिन पता चलता है। ओके, तो इसीलिए हम इसको ना ये 20 यूनिट्स को नॉर्मल लॉस से माइनस नहीं करते, हम बोल देते ठीक है चलो हम जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा मिल गया हमको, तो इसको मैं एब नॉर्मल गेन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एब नॉर्मल गेन मान लेता हूँ। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि अब सोचो आप खुश हो रहे थे क्या सोच के कि मेरा तो 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस होगा, उसको बेचूंगा स्क्रैप सेल मिलेगा। मेरा 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस होगा, मेरा 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होगा, उसको बेच के स्क्रैप सेल होगा, उसको बेच के स्क्रैप सेल होगा। आप खुश हो रहे थे, पर एक्चुअली बच्चों नॉर्मल लॉस आपका है 100 यूनिट्स का, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए। ओके, और आपको अपॉर्चुनिटी मिली सिर्फ 80 यूनिट्स बेचने की, जो कि बिका 400 रुपए का। तो उस हिसाब से आप सोच रहे थे आपको स्क्रैप सेल से मिलेगा 500 रुपए, बट एक्चुअली मिला 400 रुपए। ओ माय गॉड, आप सोच रहे थे कि आपको स्क्रैप सेल करने से मिलेगा 500 रुपए, पर आपको एक्चुअली मिला 400 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने सोचा था कि आपको जो यूनिट्स नॉर्मल लॉस के होंगे वो 100 होंगे, बट एक्चुअली 80 हुए। तो 20 यूनिट का जो 5 रुपए आपको मिल सकता था, यानी कि 100 रुपए, नहीं मिला। तो वही है बच्चों आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल गेन, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन होने के कारण 100 रुपए का नॉर्मल लॉस का स्क्रैप सेल आपका लॉस हुआ। ये मैंने आपको लॉजिक बताया था, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे 20 यूनिट का 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए हम एबनॉर्मल गेन से माइनस करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। देखो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में डेबिट हो रहा है, ये जाके यहां क्रेडिट मतलब एबनॉर्मल गेन में डेबिट। अब देखो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्या हुआ बच्चों, प्रोसेस अकाउंट से तुम्हारा 20 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हमारे पास आया। अब ये तो बच्चों पर यूनिट कॉस्ट पे वैल्यू हुआ होगा, तो पर यूनिट कॉस्ट मैंने कितनी लेके रखी है 20। तो बच्चों ये तो 400 रुपए में वैल्यू हुआ होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर नॉर्मल लॉस बैठ के रो रहा था कि मेरा नुकसान करवा दिया 100 रुपए का। तो 20 यूनिट में 100 रुपए का तुम्हारा यहां पर डेबिट हुआ एबनॉर्मल गेन अकाउंट में, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। क्यों? अगेन क्योंकि एबनॉर्मल गेन होने के कारण जो नॉर्मल लॉस होने वाला था वो नहीं हो पाया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन। तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन होने के कारण जो नॉर्मल लॉस हो सकता था वो नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, तो नेट में बच्चों आपका जो एबनॉर्मल गेन है वो सिर्फ 300 रुपए का है। वो सिर्फ कितने रुपए का है? 300 रुपए का है। क्या ये बात सबको याद आ गई? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ, क्या ये बात सबको याद आ गई है? बोलो। यस, ओके, चलो भैया आपने जो क्वेश्चन कंपाइल किए हैं बेसिकली एलडीआर के लिए, क्या वो सफिशिएंट? बेटा दोस क्वेश्चंस आर फॉर एलडीआर क्वेश्चंस। डेफिनेटली एग्जाम के पहले अगर आप कभी भी ये रिवीजन वीडियोस देख रहे हो, यू कैन रेफर एडिशनल क्वेश्चंस एज पर योर क्या बोलते हैं नीड,
मतलब आपको कितनी जरूरत पड़ रही है उस पर्टिकुलर चैप्टर में और क्वेश्चंस करने की। बाकी आपने देखा होगा कि इस रिवीजन सीरीज के अंदर मोस्टली रीसेंट पीवाईक्यूज मैंने कवर कराए हैं। मोस्टली जितने भी तुम्हारे रीसेंट के पीवाईक्यूज हैं किसी भी उसके अंदर चैप्टर के अंदर, वो मैंने कवर तो करवाए हैं। बाकी आपको लगता है कि यू नीड सम एडिशनल प्रैक्टिस, यू कैन डेफिनेटली रेफर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल और पीवाईक्यू। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी सोर्स हैं। अब बच्चों एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको याद है क्लास के एकदम एंड में करवाया था, लास्ट क्लास की क्लासेस में किया था, प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल। इसमें क्या होता है ना, जितने भी आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो उन सबका एक स्टॉक अकाउंट भी मेंटेन होता है। मतलब प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 2 स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 स्टॉक अकाउंट। इस तरीके से बच्चों हर प्रोसेस का एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट भी मेंटेन होता है इस वाले मेथड के अंदर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे प्रोसेस 1 अकाउंट आप सब कुछ नॉर्मली बनाओगे, लेकिन जो ट्रांसफर करते हो ना आप, ट्रांसफर जो आप यूनिट्स ट्रांसफर करते हो ना, वो आप प्रोसेस 2 में ना ट्रांसफर करके प्रोसेस 1 के स्टॉक अकाउंट को भेजोगे। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, कुछ ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था स्टॉक अकाउंट के अंदर, कुछ अभी अभी प्रोसेस 1 से बन के और आया, कुछ अभी अभी प्रोसेस 1 से बन के आया। अब यहां से बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस या फिर फिनिश गुड्स में, एज द केस में भी, अगर ये लास्ट प्रोसेस है तो फिनिश गुड्स, और अगर ये शुरू का प्रोसेस है तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर यहां से होगा बच्चों, यहां से। और जितना ट्रांसफर हो गया फिर बचा हुआ तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। अब इसके अंदर क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी वैल्यू क्या होगी ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है। देखो ध्यान से देखना, अगर बच्चों क्वेश्चन आपको बोलता है वेटेड एवरेज मेथड लगाओ, क्या बोलता है क्वेश्चन, वेटेड एवरेज मेथड लगाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको कॉस्ट पर यूनिट पहले निकाल लेना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये टोटल अमाउंट ले लो और डिनोमिनेटर में ले लो बच्चों टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो आपका डेबिट साइड में टोटल अमाउंट होगा इसको प्लस करो, इसको डिवाइड कर दो टोटल यूनिट से, आपका कॉस्ट पर यूनिट आ गया, बस बात खत्म। अब उसी वैल्यू पे नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर दो, उसी वैल्यू पे नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब बच्चों बैलेंसिंग फिगर लेना है इन केस व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट करंट कॉस्ट। अब बच्चों अगर आपको क्वेश्चन ये बोल दे कि आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, उसको जो करंट कॉस्ट आपकी आई है, करंट कॉस्ट मतलब प्रोसेस 1 अकाउंट में जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेस 1 अकाउंट में जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन खुद ही बता दे कि यार एक काम करो, क्लोजिंग स्टॉक को ना फीफो बेसिस चल रहा है, तो एक काम करो फीफो बेसिस के हिसाब से अभी जो करंट में तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट आई है प्रोसेस 1 अकाउंट की, उस पर ही वैल्यू कर दो। तो भाई जब इसकी वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन बता देगा, है ना, और यूनिट्स तो आपको पता ही है, तो इसको आप बैलेंसिंग फिगर ले लेना, बस बस बात खत्म। ठीक है, तो ये कोई बहुत क्या बोल सकते हैं टफ कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, बस जो नेक्स्ट प्रोसेस में आप ट्रांसफर कर रहे हो उसकी वैल्यूएशन की बात करेगा, या तो वेटेड एवरेज, तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इस बेसिस पे। और अगर बोले कि क्लोजिंग स्टॉक को करंट कॉस्ट पे वैल्यू कर दो, तो करंट कॉस्ट पर यूनिट को क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और उसको लिख देना और नेक्स्ट प्रोसेस को बैलेंसिंग फिगर ले लेना, दैट्स इट बच्चों, इतना इजी ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है बाय प्रोडक्ट के केस में होता है, डायरेक्ट सेल फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, डायरेक्ट सेल फ्रॉम, या तो बाय प्रोडक्ट होगा और या तो फिर तुम्हारा क्या बोल सकते हैं वो, कि अगर कोई प्रोसेस डायरेक्टली अपना ही जो आउटपुट है उसको बेचता भी है और नेक्स्ट प्रोसेस को देता भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम फोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो फोन बनाने के लिए तो पार्ट चाहिए, तो जैसे प्रोसेस 1 डिस्प्ले बनाती है, नेक्स्ट प्रोसेस को देती है, नेक्स्ट बॉडी बनाती है, उस पर असेंबल करती है, नेक्स्ट प्रोसेस मदरबोर्ड कैमरा बनाती है, उसको असेंबल करती है, बन गया फिनिश गुड्स। अब यहाँ पर बच्चों प्रोसेस 1 का 2 काम है, प्रोसेस 1 नेक्स्ट प्रोसेस को भी ट्रांसफर करती है मेजॉरिटी ऑफ द डिस्प्ले, लेकिन कुछ डिस्प्ले सर्विस सेंटर्स को डायरेक्टली बेच देती है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग अपने फोन की डिस्प्ले तोड़ देते हैं, तो उनको डिस्प्ले रिप्लेसमेंट करवानी होती है, ओरिजिनल डिस्प्ले लगवानी होती है, तो उस हिसाब से प्रोसेस 1 को अपना कुछ आउटपुट सर्विस सेंटर वालों को भी बेचना पड़ता है। किसको बेचना पड़ता है? सर्विस सेंटर वालों को, तो डेट उन लोग अपना जो भी लोग पार्ट्स रिप्लेसमेंट करने आए उनको दे सके, तो वो होता है डायरेक्ट सेल। ठीक है, तो देखो समटाइम क्वेश्चन प्रोवाइड डेटा रिलेटेड टू सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोसेस, दैट मींस प्रोसेस आर सेलिंग देयर आउटपुट डायरेक्टली टू द मार्केट, इन दैट केस 2 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी पॉसिबल। तो बच्चों अब आपको इसमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से।
अगर प्रोसेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपको सेल को डायरेक्टली प्रोसेस अकाउंट के अंदर ही दिखाना है, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और डेबिट साइड में उसका प्रॉफिट दिखा देना है। ठीक है, तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग यहाँ बाय सेल्स दिखाते हैं ना, बाय सेल्स, और यहाँ 2GP दिखाते हैं, वैसे ही आप प्रोसेस अकाउंट में दिखा दोगे, अगर तो प्रोसेस अकाउंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है तो। बट अगर प्रोसेस अकाउंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है, तो जो सेल्स है वो कॉस्टिंग P&L अकाउंट में आप शो करते हो। कैसे? सिंपल, ये देखो, ये वाला तो समझ गए तुम लोग। अब अगर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है, तो सबसे पहले जितनी भी यूनिट्स आपको बेचनी है, आपकी जितनी भी यूनिट्स बनी है वो दो जगह जाने वाली है। पहला, बाय प्रोसेस 2, कुछ यूनिट्स प्रोसेस 2 में जाएगी ना फोन बनने के लिए, यस, और कुछ बिकने जाएगी, तो बेचोगे कहां से? कॉस्टिंग P&L अकाउंट को यूज करके बेचोगे, तो बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट, कॉस्टिंग P&L। तो कुछ यूनिट्स प्रोसेस 2 को भेज दो, कुछ यूनिट्स कॉस्टिंग P&L को भेज दो। अब कॉस्टिंग P&L में ये यूनिट्स आके, ये देखो ऐसे लिखा गया, टू प्रोसेस 1 अकाउंट, ये देखो टू प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट से कुछ यूनिट्स आई, अब इसको सेल करोगे तो बाय सेल, बाय सेल, ये तुम्हारा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ऐसा प्रेजेंट, मतलब बेसिक यार, बेसिक। आप अपने प्रोसेस 1 अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय कॉस्टिंग P&L, कॉस्टिंग P&L में उसको ट्रांसफर कर दोगे, जितनी यूनिट्स आपको बेचनी है वो कॉस्टिंग P&L में आके यहाँ डेबिट होगी, और बाय सेल करके क्रेडिट हो जाएगी, बात खत्म। तो ये दो प्रेजेंटेशन पॉसिबल है, डिपेंड्स अपॉन कि वेदर आपका प्रोसेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है या फिर नहीं। याद आ गया? फटाफट से बताओ, बोलो। यस, ओके, चलो। अब बच्चों फाइनली स्टार प्रोडक्ट, हीरो प्रोडक्ट ऑफ द चैप्टर आ रहा है, और वो है तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्या सारे बच्चों को याद है? कि बच्चों अब ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट हम सप्लीमेंट्री रेट निकालना सीखे थे, तब से सीखते हुए आ रहे हैं। क्या होता है इसके अंदर बच्चों? जब आप किसी भी चीज की कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हो, तो कॉस्टिंग के अंदर ना देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? कि आपके पास फिनिश गुड्स तो होते हैं, पर साथ साथ में कुछ वर्क इन प्रोग्रेस भी होते हैं। क्या होता है? WIP होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो अब अगर आप WIP यूनिट्स को डायरेक्टली ले लेते हो, तो उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब फिनिश गुड्स भाई 100% कंप्लीटेड है, तो वो तो 100% में काउंट होगा, लेकिन जो WIP है बच्चों, वो 100% कंप्लीटेड नहीं है, तो उसको पूरा पूरा 100% यूनिट्स को काउंट कर लेना अपने आप में कैलकुलेशन मिस्टेक है। जैसा कि हमने सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर में भी देखा है, रूम डेज हम निकालते हैं जब होटल इंडस्ट्री का, तो रूम्स की भी इक्विवेलेंट यूनिट्स लेते हैं हम। तो वैसे ही बच्चों इस चैप्टर के अंदर भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पर आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स व्हेन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग WIP क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये देखो यहाँ हेडिंग में क्या लिखा है, व्हेन ओपनिंग WIP इज नॉट गिवन, मतलब ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर सबसे बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आया था जहां पर यही पूछा था इंस्टीट्यूट ने, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का स्टेटमेंट बना दो बस, और कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। तो आपसे प्रोसेस अकाउंट इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा था उस क्वेश्चन में, बोला था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का टेबल बना दो और कॉस्ट पर यूनिट बता दो कितना आएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ओपनिंग WIP नहीं है, तो जितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ वही आपका इनपुट है ना। फॉर्मेट आपको याद होगा, इधर इनपुट लिखते हैं, इधर पर्टिकुलर्स, इधर आउटपुट लिखते हैं, फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी हेडिंग आपकी, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन यानी कि परसेंटेज लिखते हैं, और फिर उसको आप मल्टीप्लाई करके EPU की यूनिट्स निकालते हो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते हो। तो बच्चों इनपुट लिखोगे जितना आपने इंट्रोड्यूस किया। अब आपको परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस दिया होगा, वो आप लिख लोगे, ठीक है। ओके, ये वाला भी एक क्वेश्चन था, उसमें भी इंस्टीट्यूट ने यही काम किया था। 10% लिखा हुआ था बच्चों, तो सिर्फ 10% लिखा हुआ था, तो इंस्टीट्यूट ने क्या लिया था? 10% ऑफ प्रोडक्शन, याद है? सिर्फ 10% लिखा हुआ था, नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 10%, बस इतना ही लिखा हुआ था। तो इंस्टीट्यूट ने वहां पर भी 10% ऑफ प्रोडक्शन लिया हुआ था, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ था, इसलिए। ठीक है, चलो। तो बच्चों नॉर्मल लॉस आप ले लोगे जो भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा, फिर यूनिट्स कंप्लीटेड भी दिया होता है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस,
वो आप ले लोगे। क्लोजिंग WIP दिया होता है वो आप ले लोगे। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस ना बैलेंसिंग फिगर आता है। बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है? ये इनपुट है, इसमें से सब माइनस कर दोगे, फिर भी अगर कोई यूनिट्स बच रही है तो वो तुम्हारा पक्का एबनॉर्मल लॉस है, और अगर बच्चों यूनिट्स कम पड़ रही है तो वो तुम्हारा क्या है? एबनॉर्मल गेन है। अब तुमको याद होगा एबनॉर्मल गेन हम वैसे तो कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाते टाइम हम उसको डेबिट में ना दिखा के क्रेडिट साइड में ही माइनस करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाते हैं? माइनस करके दिखाते हैं। ओके, अब बच्चों डिग्री ऑफ कंप्लीशन ध्यान से सुनना। जो आपकी यूनिट्स इसी महीने स्टार्ट होके इसी महीने कंप्लीट हो जाती है, जो भी यूनिट्स आपकी इसी महीने स्टार्ट होके इसी महीने कंप्लीट हो जाती है, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप सबका 100% लेते हो। ठीक है, क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में दिया होता है, तो इसलिए देखो यहाँ हमने DOC लिखा हुआ है, क्योंकि इसका DOC डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में दिया होता है। एबनॉर्मल लॉस का बच्चों DOC क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। और एबनॉर्मल गेन का भी बच्चों आपको 100% लेना है, बिकॉज देखो अगर क्वेश्चन में अलग से दिया हो एबनॉर्मल गेन का तो ले लेना, क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है हमको, पर अगर ना दिया हो तो 100% ले लेना। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल गेन कब पता चलेगा? जब आपका फिनिश गुड्स बन के बाहर निकलेगा मशीन से। जब आपका फिनिश गुड्स बन के मशीन से बाहर निकलेगा तब आपको पता चलेगा ना कि देयर इज एबनॉर्मल गेन। तो इसलिए बच्चों उसको हम 100% लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एबनॉर्मल लॉस के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अगर इसका DOC गिवन ना हो तो इसको भी आप 100% ले सकते हो। तो अगर एबनॉर्मल गेन का वैसे दिया रहता है क्वेश्चन में, पर अगर ना दिया हो तो एबनॉर्मल लॉस का भी DOC आप 100% ले सकते हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, और कुछ आप एज्यूम नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू कैन नॉट एज्यूम एनीथिंग एल्स। यस, ठीक है। ओके, अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट आप बनाते हो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इसके अंदर बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले आप लेते हो मटेरियल। मटेरियल का जो भी अमाउंट आपको दिया रहता है उसमें आप नॉर्मल लॉस ऑफ स्क्रैप सेल को माइनस करते हो, जैसा हम करते हैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, और फिर आप इसको EPU से डिवाइड करते हो। जो आपका ऊपर EPU टेबल में मटेरियल का टोटल आया है ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का जो टेबल आप ऊपर बनाए हो, उसमें जो आपका टोटल आया है मटेरियल का EPU, लेबर का EPU और ओवरहेड्स का EPU, उसको आप बच्चों यहीं पर यूज करते हो। कहां पर? यहां पर। ये देखो EPU 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 कौन सा वाला? ये वाला जो टोटल आता है उसको आप यहां पर यूज करते हो। ठीक है, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट, उससे आप डिवाइड करते हो, आपको मिल जाता है कॉस्ट पर यूनिट। इसके बाद बच्चों आप करते हो वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कौन सी चीजों की करनी पड़ती है? कंप्लीटेड यूनिट्स की, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है या गेन दिया हुआ है उसकी, और आपके WIP की। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन आप करते हो। तो जो भी आप है कंप्लीटेड यूनिट्स लिखोगे, फिर आप उस लिखोगे कि इसमें मटेरियल भी लगा है, लेबर भी लगा है, ओवरहेड्स भी लगा है। उसका EPU आप यहां से उठा लोगे, जैसे ये कंप्लीटेड यूनिट्स है तो उसका EPU ये देखो, ये रहा ये। तो ये तीनों आप ले लेते हो। मटेरियल का EPU कितना था, लेबर का कितना था, ओवरहेड्स का कितना था। कंप्लीटेड वाले का तो 100 ही होता है हमेशा, वो आप यहां लिख दोगे। फिर जो आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाला है बच्चों, वो आप यहां पर लिख दोगे, ये देखो, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही आप सेम निकालोगे एबनॉर्मल लॉस के लिए, सेम एबनॉर्मल गेन है तो उसके लिए, और सेम अगर WIP है उसके लिए, अलग अलग आप निकालोगे। ठीक है, और फिर आप इसको प्रोसेस अकाउंट में ले जाके लिखोगे। तो ये देखो, प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस तो स्क्रैप सेल पे ही लिखाता है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, क्लोजिंग WIP अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये सब बच्चों स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के अंदर निकलता है सारी चीजें। तो मेन फंडा इसमें यहां पर ये है बच्चों। तो ये था सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर, जब आपके पास ओपनिंग WIP नहीं है तब। ठीक है, अब देखो जब आपके पास ओपनिंग WIP है तब क्या होगा, तब डिफरेंस क्या होगा? पहला डिफरेंस आएगा बच्चों, इधर देखो, पहला डिफरेंस आएगा आपका ओपनिंग WIP प्लस इंट्रोड्यूस। दो चीजें आपको इनपुट में दिखानी है। इनपुट में आपको दो चीजें दिखानी है, क्योंकि अब सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं है, अब देयर इज ओपनिंग WIP ऑल्सो और इंट्रोड्यूस ऑल्सो। तो देयर इज टू थिंग्स यू हैव टू राइट इन द इनपुट कॉलम। अगेन फिर आप नॉर्मल लॉस निकालोगे। अब ध्यान से सुनो, जब आप यूनिट्स कंप्लीटेड लिखोगे यहां पर, तो पिछले वाले क्वेश्चन में यूनिट्स कंप्लीटेड ओपनिंग WIP था क्या?
पिछले क्वेश्चन में? नहीं था। तो एक बात बताओ, जितनी भी यूनिट्स मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाई है वो सारी इसी महीने बनाई होगी? हाँ भैया, सही बोल रहे हो आप, सारी यूनिट्स इसी महीने बनाई होगी। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में बच्चों कुछ यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ी हुई थी। कहाँ पड़ी हुई थी? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में रखी हुई थी। अच्छा, मतलब आपकी कुछ यूनिट्स आपने पिछले महीने के आखिरी दिन आधी छोड़ के चले गए थे। तो पहले सुबह आके, ओके, पहले सुबह आके तुम उन यूनिट्स को कंप्लीट करोगे ना भाई साहब? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। सुबह उठ के आओगे तो पहले पिछले दिन का जो होमवर्क कर रहे थे उसको कंप्लीट करोगे ना, पिछले दिन की क्लास देख रहे थे उसको कंप्लीट करोगे ना, पिछले दिन का ड्राइंग बना रहे थे उसको कंप्लीट करोगे ना? यस और नो? यस। तो वैसे ही बच्चों, यहां पर जो आप यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हो, यहां पर जो आप यूनिट्स कंप्लीट कर रहे हो, उसमें जो पहले आएगा वो आएगा ओपनिंग WIP। क्या आएगा पहले? पहले आएगा ओपनिंग WIP। तो पहले जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था उसको आप कंप्लीट करोगे और फिर आप करंट मंथ की प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, फिर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे। तो पहले पुराना बचा हुआ कंप्लीट करोगे, फिर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे। तो यूनिट्स कंप्लीटेड के अंदर बच्चों यहाँ दो चीजें आ रही है, ओपनिंग WIP और करंट पीरियड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अलग क्या है इसमें पिछले वाले केस से, इसमें अलग क्या है? बिकॉज देयर इज सम ओपनिंग WIP। सारे बच्चे बताओ, कुछ काम पिछले महीने हो चुका है ऑलरेडी इसका? इन यूनिट्स का कुछ काम पिछले महीने ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं हो चुका है? बता दो, बोलो। यस, यस हो चुका है। तो मेरे को एक बात बताओ, कुछ मटेरियल, कुछ लेबर और कुछ ओवरहेड्स ऑलरेडी इसमें लग चुका होगा? बोलो ना। ओपनिंग WIP में कुछ मटेरियल, कुछ लेबर और कुछ ओवरहेड्स ऑलरेडी लग चुका होगा, यस और नो? यस। तो बच्चों कुछ लग चुका, तो जितना पोर्शन लग चुका है वो पिछले महीने लग गया है। अब इस महीने बचा हुआ पोर्शन लगेगा। तो ध्यान से देखो, आपको ओपनिंग WIP का DOC जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ 100 से माइनस करके लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल का DOC है 70%, मान लो मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 70%, तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से कि आपका ओपनिंग WIP में 70% मटेरियल लग चुका है। आपने ओपनिंग WIP में 70% मटेरियल ऑलरेडी यूज हो चुका है। दैट मीन्स कि इस महीने जब आप इन यूनिट्स को कंप्लीट करोगे तो बचा हुआ 30% मटेरियल इस महीने लगने वाला है। ठीक है, तो 100 माइनस 70, तो आप यहां पर लिखोगे 30%। क्या ये बात सबको समझ में आई? 100 माइनस 70 जो ऑलरेडी लग चुका है, तो 30% इस महीने लगा होगा। वैसे ही बच्चों मान लो लेबर ओवरहेड्स के लिए दिया है 40%, तो 100 माइनस 40, बचा हुआ 60% इस महीने लगेगा। तो 100 माइनस DOC लिखते हो आप ओपनिंग WIP के केस में। ठीक है, अगेन फिर से बताता हूं, यूनिट्स कंप्लीटेड, इस महीने कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई? तो पहले जो पुरानी वाली आधी बनी थी उसको कंप्लीट करोगे, पुरानी वाली जो पहले आधी बनी थी उसको कंप्लीट करोगे, यानी कि ओपनिंग WIP। फिर आप करंट पीरियड में नई यूनिट्स भी बनाओगे। ठीक है, तो ओपनिंग WIP का DOC कितना लोगे? जितना ऑलरेडी लग चुका है उसको आप माइनस कर दोगे 100 से, तो 100 माइनस जितना ऑलरेडी लग चुका है, तो बचा हुआ इस महीने लगेगा। यूनिट, और बच्चों जो प्रोडक्शन आप पूरी की पूरी करंट पीरियड में ही कर रहे हो उसका तो 100% लेना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है भैया, क्लोजिंग WIP का DOC क्वेश्चन में दिया होता है, एबनॉर्मल लॉस का भी DOC दिया होता है, नहीं दिया होगा तो 100 ले लेना, एबनॉर्मल गेन का भी 100 ले लेना अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो आपका EPU यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप बच्चों निकालोगे अगेन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट, सब कुछ सेम, मटेरियल की कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस, EPU से डिवाइड करो, कॉस्ट पर यूनिट आएगा, कंप्लीटेड एबनॉर्मल लॉस WIP की वैल्यूएशन कर लो और उसको दिखा दो। तो बस बच्चों इसमें एक नया पॉइंट हमने क्या सीखा, यूनिट्स कंप्लीटेड के अंदर दो हिस्से होंगे, दो हिस्से होंगे, एक ओपनिंग WIP वाला, एक करंट पीरियड वाला, दोनों को अलग अलग लिख के दिखाना है। ठीक है, इट वाज लाइक दिस, ये देखो, जैसे मान लो ओपनिंग WIP क्वेश्चन में दिया है 1000 यूनिट्स, इंट्रोड्यूस दिया हुआ है आपका 9000 यूनिट्स, ठीक है, और बोल रहा है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्वेश्चन बोल रहा है मान लो 6500 यूनिट्स। तो जो कंप्लीटेड यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना, उसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि इसके अंदर पक्का वो 1000 यूनिट्स ओपनिंग WIP वाली है और 5500 यूनिट्स करंट पीरियड प्रोडक्शन वाली है। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखा होगा
कि कंप्लीटेड यूनिट्स है 6500। 6500 में से 1000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक वाली होगी जो कंप्लीट हो गई, और 5500 हमने इस महीने फ्रेशली बनाई है। 5500 यूनिट्स हमने इसी महीने फ्रेशली बनाई है। क्लियर है बच्चों? यस भैया, आगे बढ़ो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, जब ओपनिंग WIP गिवन है और वेटेड एवरेज मेथड हमको लगाना है। क्या लगाना है? वेटेड एवरेज मेथड। तो बच्चों वेटेड एवरेज मेथड लगाने के मैंने आपको 2 कंडीशन बताए थे। पहला, क्वेश्चन खुद बोल दे वेटेड एवरेज लगाओ तो लगाओ, बोलो यस और नो। अगर क्वेश्चन खुद ही बोल दे वेटेड एवरेज लगाओ तो लगाओ, बोलो यस और नो। तो पहला बच्चों ये होगा। और दूसरा, क्या आपको याद है वेटेड एवरेज मेथड हमको फोर्सफुली लगाना पड़ता है जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग WIP का क्वेश्चन में मिसिंग होता है। याद आया? क्या ये क्वेश्चन याद आया तुमको? डिग्री ऑफ कंप्लीशन का जो परसेंटेज है वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, मिसिंग है। आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों का अमाउंट दे दिया अलग अलग। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों का आपको अमाउंट दे दिया अलग अलग, लेकिन डिग्री ऑफ कंप्लीशन मिसिंग है क्वेश्चन में, तो फोर्सफुली लगाना पड़ेगा वेटेड एवरेज मेथड। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वेटेड एवरेज मेथड में क्या अलग होगा? देखो, सबसे पहले ओपनिंग WIP तो है हमारे पास, इंट्रोड्यूस भी है, नॉर्मल लॉस भी है, क्लोजिंग WIP, अब नॉर्मल लॉस, सब कुछ सेम, बस यूनिट्स कंप्लीटेड में देखो। सारे बच्चे बताओ यहां मैंने क्या यूनिट्स कंप्लीटेड में, ऑल्दो क्वेश्चन में ओपनिंग WIP है, क्या मैंने अलग अलग दिखाया है कि इतना ओपनिंग है, इतना कंप्लीटेड है? क्या मैंने यहां पर अलग अलग दिखाया है? फटाफट से देखो और मुझे बताओ, क्या यहां पर मैंने अलग अलग दिखाया है यूनिट्स कंप्लीटेड को कि इतना ओपनिंग वाला है, इतना करंट पीरियड वाला है? नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि ओपनिंग WIP का DOC नहीं है मेरे पास। हाँ, रोना आ रहा है मेरे को, ओपनिंग WIP का DOC नहीं है मेरे पास, तो क्या करूं? दिमाग लगाओ, रो मत, दिमाग लगाओ। ठीक है भाई, नहीं है DOC, चलो ठीक है, कुछ कोई और तरीका निकालते हैं। तो बच्चों एक काम करो, अलग अलग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ओपनिंग WIP लिख ही नहीं पाऊंगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा क्योंकि DOC नहीं है मेरे पास। तो यूनिट्स कंप्लीटेड में ना पूरा यूनिट्स कंप्लीटेड लिख दो, जो जितना भी है तुम्हारा पूरा लिख दो, और इसको ना 100 ले लो, इसको 100 ले लो। हालांकि सीक्रेटली हमको ये बात पता है, क्या कि इस यूनिट्स कंप्लीटेड के अंदर ओपनिंग WIP तो पक्का है, कंफर्म, क्योंकि जो काम तुम पिछले दिन छोड़ के गए थे सबसे पहले तुम अगले दिन आके उसको खत्म किए होगे। तो ये बात तो मैं श्योर हूं कि ओपनिंग WIP इसके अंदर है। ओके, पर मैंने क्या किया है, मैंने यूनिट्स कंप्लीटेड को पूरा 100 ले लिया है। 100 लेने का मतलब क्या है? 100 लेने का मतलब है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पूरा 100% खर्चा इन यूनिट्स के ऊपर इसी महीने हुआ है। बोलो हाँ, 100 लेने का मतलब यही है ना? 100 लेने का मतलब यही है ना कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि पूरा खर्चा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, पूरा खर्चा इसी महीने हुआ है। बोलो यस, 100 लेने का मतलब यही है बच्चों। तो अब मैंने यहां पर की है गलती। क्या गलती की है? कि मैंने ओपनिंग WIP का DOC भी 100% ले लिया है इनडायरेक्टली मैंने ओपनिंग WIP का DOC भी 100% ले लिया है। अब इस गलती को मैं कैसे आगे चल के सुधारूंगा, देखते जाओ। ठीक है, टेक यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, डोंट बायफरगेट ओपनिंग एंड करंट पीरियड प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन में नहीं करना है, वेटेड एवरेज में। ठीक है, पूरा ले लो। अब देखो मैं इस गलती को कैसे सुधारूंगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको, ये वन एंड ओनली टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको ओपनिंग WIP की जो कॉस्ट है वो अलग अलग करके देगा। क्वेश्चन अलग अलग करके देगा मतलब मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, ओवरहेड्स का अलग। अगर आपने चैप्टर किया आपको 100% ये बातें याद आ रही होगी कि मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का चैप्टर जो पोर्शन है, कॉस्ट है, आपको क्वेश्चन अलग अलग करके देता है सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड वाले क्वेश्चन में, जानबूझ के, क्योंकि उसको भी पता है हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इधर देखो कैसे, जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो ओपनिंग WIP की आपको कॉस्ट अलग अलग दी है। यस, करंट पीरियड प्रोडक्शन की कॉस्ट आप जैसे निकालते हो, मटेरियल माइनस नॉर्मल लॉस, लेबर, ओवरहेड, वैसे लोगे। बच्चों इन दोनों का आप टोटल ले लोगे, जो आपका ओपनिंग WIP है और करंट पीरियड प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उन दोनों का आप टोटल ले लोगे और उस टोटल को आप EPU से डिवाइड करोगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आएगा। अब देखो ये करने से हुआ क्या, आपको याद है ऊपर मैंने एक गलती की है।
क्या गलती की है? मैंने ओपनिंग WIP का DOC भी 100% ले लिया है। मैंने ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी 100% ले लिया है। तो ये मैंने गलती की है। अब उस गलती को मैंने कैसे सुधारा? तो बच्चों, जो मेरे को ओपनिंग WIP की कॉस्ट दी हुई थी क्वेश्चन में, जो कि पिछले महीने वाली है, ऑलरेडी इनकर्ड वाली है, ऑलरेडी इनकर्ड वाली है। तुम ये बात मान रहे हो कि कुछ खर्चा इस महीने हुआ है, कुछ खर्चा मतलब कुछ खर्चा पिछले महीने हुआ था, कुछ खर्चा इस महीने हो रहा है। तो अगर मैं DOC 100% ले रहा हूं, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 100% खर्चा इसी महीने हुआ है, तो कॉस्ट भी 100% ले लेता हूं। कॉस्ट भी क्या करता हूं? 100% ले लेता हूं। तो पिछले महीने जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो गई है, उसको मैं करंट मंथ की कॉस्ट में ऐड कर दिया। जो पिछले महीने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा ओपनिंग WIP में हुआ था, उसको मैंने करंट पीरियड की कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो मैंने कॉस्ट भी 100% ले ली और EPU भी 100% ले लिया। तो जब मैंने कॉस्ट और EPU दोनों 100% ले लिया, तो मैंने दोनों जगह ये काम करने के कारण ये चीज सेट ऑफ हो गई आपस में। ये चीज आपस में क्या हो गई? सेट ऑफ हो गई, क्योंकि मैंने ऊपर भी 100% ले लिया, नीचे कॉस्ट भी 100% ले लिया। तो ये दोनों चीजें आपस में सेट ऑफ हो गई बच्चों, और इसकी वजह से मेरा कॉस्ट पर यूनिट सही आ गया। फिर आप निकालते हो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में अगेन आप यही सारी चीजें करते हो, ठीक है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लिखते हो, EPU लिखते हो, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। हाँ, इट विल नलीफाई द इफेक्ट। ओके, देख लो यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड DOC ऑफ ओपनिंग WIP। ध्यान से सुन लो, जब आपको क्वेश्चन ओपनिंग WIP का DOC नहीं देगा और बाइफर्केशन दे देगा ओपनिंग WIP की कॉस्ट का, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का, देन बाय डिफॉल्ट बच्चों वेटेड एवरेज मेथड लगा देना, क्योंकि आप और कुछ कर ही नहीं पाओगे उस केस में। उस केस में आप और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। यस, अब बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। अब ये EPU के 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला टाइप का क्वेश्चन था ओपनिंग WIP नॉट गिवन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन था ओपनिंग WIP गिवन और FIFO मेथड लग रहा था। FIFO मेथड कब लग रहा था? जब DOC दिया हुआ है। और तीसरा मेथड है जब DOC नहीं गिवन है या वेटेड एवरेज लगाने बोल रहा है क्वेश्चन और आपका ओपनिंग WIP भी गिवन है। तो ये 3 टाइप के EPU के क्वेश्चन हो सकते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल 1 मटेरियल 2 क्या कहता है कि जब क्वेश्चन आपको DOC दे दे मटेरियल का ऑफ ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP या फिर स्क्रैप, यानी कि एबनॉर्मल लॉस, तो और वो 100% से कम है, तो M1 और M2 का कॉन्सेप्ट अराइज होता है यहाँ पर। ध्यान से सुनना, बाय डिफॉल्ट मटेरियल 1 हमेशा कितना होता है बच्चों? जल्दी बताओ। बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक मटेरियल 1 ऑलवेज बोलो, मटेरियल 1 यानी कि प्राइमरी मटेरियल इज ऑलवेज 100%। यस, मटेरियल 1 यानी कि जो प्राइमरी मटेरियल प्रोडक्शन में यूज होता है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट 100% का होता है। कितने का होता है? 100% का। और बच्चों मटेरियल 2 के DOC आपको जनरली क्वेश्चन में दी होती है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP या फिर एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स दी हुई है और उनमें से किसी का भी मटेरियल का DOC 100 से कम दिया हुआ है, उनमें से किसी का भी आपको मटेरियल दिया है और उसका DOC 100 से कम है, 80 है, 70 है, 60 है, 90 है, 100 से कम है, तो याद रखना वो मटेरियल 2 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मटेरियल 2 की, क्योंकि मटेरियल 1 इज अ प्राइमरी मटेरियल जो हमेशा 100% लगता है। कितना लगता है? 100%। तो वो आपसे पक्का मटेरियल 2 की बात कर रहा है, तो वहां पर बच्चों M1 M2 का कॉन्सेप्ट अराइज होगा, ठीक है। ओके, अगर आपको क्वेश्चन मटेरियल का DOC दे रहा है बाय डिफॉल्ट वो M2 की ही बात करता है। मैंने आपको ड्राइंग का एग्जांपल लेके बताया था कि ये जो पेंट लगाया जा रहा है ये मटेरियल 2 है बच्चों, और ये जो ड्राइंग की शीट है ये मटेरियल 1 है। तो मटेरियल 1 तो हमेशा 100% लग जाता है, मटेरियल 2 धीरे धीरे लगता है जैसे जैसे पेंटिंग बनते जाएगी। ओके, अब इसके बाद बच्चों इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का। इसमें आपको याद होगा कि आपको बस एक सिंगल अकाउंट बनाना होता है प्रोसेस का। अब इसी के अंदर आप सारा कारनामा करते हो, प्रोसेस 1, उसके नीचे प्रोसेस 2, उसके नीचे प्रोसेस 3। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब ट्रांसफर कर रहा है तो वो प्रॉफिट मिला के भेज रहा है, जैसे हम डिपार्टमेंटल अकाउंट में करते हैं, जैसे हम ब्रांच में करते हैं कि एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो कुछ प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर कर रहा है। इसके अंदर बस एक ही कॉन्सेप्ट काम का रहता है, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन वाला। तो एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले बच्चों ये याद रखना है कौन सा कॉलम कौन सा है। तो बच्चों ये जो टोटल लिखा हुआ है ना, ये आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस होता है कि उस प्रोसेस के कितने खर्चे हो रहे हैं।
प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट होती है, लेकिन याद रखना है जो कॉस्ट का कॉलम है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस वाले आपस में एक दूसरे को प्रॉफिट मिला मिला के बेच रहे हैं, उससे कंपनी की कॉस्ट नहीं बढ़ रही। कंपनी के तो सब घर के ही आदमी है ना। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को भाई 100 रुपए का सामान 500 रुपए में बेच दे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब घर ही घर का प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट का कॉलम है ये कंपनी की कॉस्ट दिखाता है, एक्चुअल कॉस्ट दिखाता है, लेकिन ये जो टोटल वाला कॉलम है ये उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कितना खर्चा हो रहा है प्रॉफिट वॉफिट मिला के उस वो दिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मान लो आपके पास क्वेश्चन में अगर कोई ओपनिंग स्टॉक दिया है तो आपको वो अलग अलग करके बताएगा कि इस ओपनिंग स्टॉक के अंदर टोटल इतने का है, जिसमें इतना अनरियलाइज प्रॉफिट मिला हुआ है और इतना उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट इतनी है, अनरियलाइज प्रॉफिट इतना है, अलग अलग करके बताएगा। फिर बच्चों डायरेक्ट मटेरियल दिया होगा तो टोटल कॉलम में लिख देना, कॉस्ट कॉलम में लिख देना, इसमें कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है। लेबर ऐसे ही लिख देना, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी तीनों को मिला के। अब बच्चों आपको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में 100% एक बात बोलेगा कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे होती है। आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होती है? प्राइम कॉस्ट पे। तो इसीलिए आप ध्यान से देखोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स के पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर माइनस कर दिया है, जैसे कॉस्ट शीट में करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ प्लस हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस होने जा रहा है। ओके, तो अब सुनो, आपको क्वेश्चन ये भी बता देगा कि क्लोजिंग स्टॉक का टोटल अमाउंट कितना है। ये देखो गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा। पॉइंट इज क्या इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है? ये सोचने वाली बात है। तो जरा ध्यान से देखो, प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या प्रॉफिट है? अनरियलाइज प्रॉफिट है? हाँ है। तो खुद सोच के देखो, अगर प्राइम कॉस्ट के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है तो प्राइम कॉस्ट का ही एक टुकड़ा क्लोजिंग स्टॉक बना है ना, प्राइम कॉस्ट का ही एक टुकड़ा क्लोजिंग स्टॉक बना है ना, तो इसके अंदर भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। कैसे पता लगाओगे? सिंपल है बच्चों, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था। कि आप 2 ग्लास ऑफ वाटर लो, दोनों को आपस में मिक्स कर दो। अब उसमें से एक पोर्शन आप थोड़ा सा निकाल के अलग रख दो। तो अब उसके अंदर एक ग्लास ऑफ वाटर छोड़ो, दूध और पानी, अगर आप दूध और पानी का वो बना रहे हो, मिश्रण बना रहे हो 2:1 में, मतलब 2 ग्लास दूध में अगर आप 1 ग्लास पानी मिला दो और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दो और फिर अब तुम 1 ग्लास को अलग कर दो, तो अब वो जो तुमने 1 ग्लास अलग किया है, उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 ही होगा, क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। सेम चीज बच्चों, प्राइम कॉस्ट का अगर आप एक टुकड़ा निकाल के यहाँ रख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर, प्राइम कॉस्ट का एक टुकड़ा अगर आप यहाँ निकाल के रख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर, तो ये बच्चों इसी रेशियो में होगा कॉस्ट और प्रॉफिट, जिस रेशियो में प्राइम कॉस्ट में है। प्राइम कॉस्ट के अंदर जिस रेशियो में कॉस्ट और प्रॉफिट है, जिस रेशियो में प्राइम कॉस्ट के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट है, उसी रेशियो में क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी कॉस्ट और प्रॉफिट होगा, उसी रेशियो में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का रेशियो निकालना है और उसी रेशियो में इसको बच्चों, इस अमाउंट को उसी रेशियो में कॉस्ट और प्रॉफिट निकाल लेना है। सिंपल। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको माइनस कर दो, ये अमाउंट आ जाएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस कर देना, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में ना ये बता देगा कि ये वाला प्रोसेस अगले वाले प्रोसेस से कितना प्रॉफिट चार्ज करता है ऑन कॉस्ट। क्या बता देगा कि ये वाला प्रोसेस अगले वाले प्रोसेस से कितना प्रॉफिट चार्ज करता है ऑन कॉस्ट। तो आपको उस प्रॉफिट परसेंटेज को निकालना है, लेकिन किस पे निकालना है? इस पे निकालना है भैया। पर ये तो टोटल कॉलम है, क्वेश्चन तो बोल रहा है कॉस्ट पे निकालो। भैया क्वेश्चन तो बोल रहा है कॉस्ट पे निकालो, तो आप टोटल कॉलम से क्यों निकाल रहे हो? तो मैंने कहा फिर से याद करो, कॉस्ट कॉलम इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। कॉस्ट कॉलम आप सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रहे हो बच्चों। ये कॉस्ट कॉलम कंपनी की कॉस्ट है, प्रोसेस की कॉस्ट है ये टोटल कॉलम। प्रोसेस की कॉस्ट क्या है? ये टोटल कॉलम है प्रोसेस की कॉस्ट। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो आपका ये है बच्चों, ये जो टोटल कॉलम है ये तुम्हारी इस पर्टिकुलर प्रोसेस की टोटल कॉस्ट है। इस पे आप निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज और वो आप यहां पर लिख दोगे, और फिर डेफिनेटली ये दोनों अमाउंट प्लस होके यहाँ क्रेडिट साइड में ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दिखेगा। इसके अंदर का कॉस्ट वाला पोर्शन दिखेगा, इसके अंदर का प्रॉफिट वाला पोर्शन दिखेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। बोलो क्लियर है? इसके ऊपर भी बच्चों मॉड्यूल में आई थिंक एक क्वेश्चन है और मैंने 2 क्वेश्चन और कराए हैं शीट के अंदर, तो टोटल 3 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है,
ओके अब बच्चों फाइनली जो लास्ट प्रोसेस होगा ना उसमें ना आपको सेल्स दिया होगा डायरेक्टली, तो सेल्स में से आप कॉस्ट को माइनस कर देना तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा लास्ट प्रोसेस। मतलब ये 3 प्रोसेस का क्वेश्चन होता है जनरली, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 फिनिश गुड्स, 3 प्रोसेस का क्वेश्चन ये जनरली होता है। तो जो फिनिश गुड्स वाला प्रोसेस है उसके लिए आपको सेल्स दिया होगा, प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट बच्चों कितना होता है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज योर एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट। तो जो भी बच्चों प्रोसेस का प्रॉफिट है उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर देते हो और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते हो, तो आपका आता है। अब भैया ये कैसे आया, तो आपको मैं डिपार्टमेंटल चैप्टर में लेके जाना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को याद दिलाने के लिए। याद करो बच्चों, ये आपका पीएनएल अकाउंट है, डिपार्टमेंट चैप्टर याद करो, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं बाय प्रोसेस प्रॉफिट, क्या लिखते हैं, बाय प्रोसेस का प्रॉफिट। तो जो भी प्रोसेस ने प्रॉफिट कमाया है क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट में लिख देते हैं। अब याद करो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हम लोग कहां लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। अच्छा क्यों लिखते थे याद है, क्योंकि आपको मैंने बताया था 31 मार्च को हम अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाते हैं अपनी बुक से, तो हम टेम्पररली क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाते हैं और साल के अगले दिन बच्चों वो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है और उस ओपनिंग स्टॉक को हम क्रेडिट कर देते हैं वापस पीएनएल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हमको भी पता है ये गुड्स इस साल बिक जाएगा, हमको भी पता है कि गुड्स इस साल बिक जाएगा और ये गुड्स जब बिक जाएगा तो प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, है ना। तो हमने जो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट किया था चीजों को, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बना के डेबिट किया था, उसको हटाओ, अगले दिन क्रेडिट करो, खत्म करो यार, खत्म करो, चलने दो जिस सीक्वेंस पे जो चीजें चल रही है। तो जो हमने क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बनाया था पिछले साल आखिरी दिन अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाने के लिए, उसको हम अगले ही दिन साल में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के नाम पर क्रेडिट करके हटा देते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ टेम्पररी अकाउंट टू शो कि हमारे पास कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट है जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व याद होगा तुमको, हम क्रेडिट साइड डेबिट साइड दिखाते थे, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हम कहाँ दिखाते थे, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड। तो ध्यान से देखो, प्रोसेस प्रॉफिट में ये वाला अमाउंट प्लस हुआ और ये वाला अमाउंट माइनस हो गया, करेक्ट। इधर देखो, प्रोसेस प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक वाला माइनस हो गया, ओपनिंग स्टॉक वाला प्लस हो गया। तो ये बच्चों डिपार्टमेंटल चैप्टर में हमने जर्नल एंट्री से सीखा है, राइट। तो वही सेम लॉजिक यहां पर लग रहा है। तो दीज आर द होल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोसेस चैप्टर। बच्चों ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं प्रोसेस चैप्टर का फंडामेंटल सेम है, लेकिन दीज आपने ये चीज नोटिस की होगी, प्रोसेस चैप्टर इज मोर अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में बेसिकली पूरा गेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का है कि देयर इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन या देयर इज देन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन देन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चन जिसमें नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन अकाउंट पूछता है, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टॉक अकाउंट वाला क्वेश्चन जहां हर प्रोसेस का एक स्टॉक अकाउंट होता है, फिर उसके बाद बच्चों सेल, डायरेक्ट सेल बाय प्रोसेस अकाउंट, डायरेक्ट सेल बाय प्रोसेस अकाउंट, फिर उसके बाद तुम्हारा ईपीयू, ईपीयू के अंदर 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ईपीयू के अंदर, फिर उसके बाद देयर इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन M1 M2 M1 M2। अच्छा कई बार ईपीयू और M1 M2 दोनों एक साथ पूछा जाता है, और ये बच्चों इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, और ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन ओरिएंटेड ही है, क्योंकि फंडामेंटल बच्चों वही है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे चीजों को हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बच्चों कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मैं आपको करवाना चाहूंगा, आपको ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इसी सीक्वेंस पे जिस सीक्वेंस में मैं करवाने वाला हूँ। चलो सबसे पहले सारे बच्चे वाला क्वेश्चन करेंगे, दिसंबर 2019 अटेम्प्ट में आया था ये क्वेश्चन। चलो करो इसको सॉल्व। ओके यस बच्चों इधर देखो, इधर देखो, रेकॉन लिमिटेड इंगेज है प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। ड्यूरिंग अ मंथ 4000 यूनिट्स ऑफ इनपुट वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस बी एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपए। ओके बच्चों, तो 4000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस, अब तुम खुद देख लो 7 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछती है इंस्टीट्यूट। 4000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, 20,000 रुपए उनकी कॉस्ट है। नॉर्मल लॉस बच्चों 10% इनपुट का माना गया है, तो जो आपका इनपुट है 4000
उसका 10%, 400 नॉर्मल लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ईपीयू बस तुम लोग चेक कर लो अच्छे से, बाकी तो तुमको बन ही जाता है। देखो प्रोसेस कॉस्ट में बच्चों डायरेक्ट मटेरियल है 10,425 रुपए की, डायरेक्ट वेजेस है 20,400 रुपए की, और फैक्ट्री ओवरहेड ले लेना जो भी आपका डायरेक्ट वेजेस है उसका 50%। एट द एंड ऑफ द मंथ 3200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ और ट्रांसफर हो गया प्रोसेस सी को। तो बच्चों 3200 यूनिट्स आपने बनाए और नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिए हैं। ओके, 500 यूनिट स्क्रैप हो गया, ठीक है, और 5 रुपए मिल रहा है इसमें। स्क्रैप्ड यूनिट्स बच्चों वर 50% ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस्ड जो जितनी भी तुम्हारी स्क्रैप्ड यूनिट्स है उसमें 50% का कार्यक्रम डन है, 50% का काम हो चुका था, ठीक है। 300 यूनिट इनकम्प्लीट है बच्चों, स्टेज ऑफ कंप्लीशन में मटेरियल इतना लगा है और वेजेस ओवरहेड, बाकी WIP बता रहा है क्लोजिंग का, उसका मटेरियल और वेजेस और ओवरहेड्स का DOC बता दिया है। आपको बोल रहा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बताओ, कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट बताओ, WIP की वैल्यू बताओ और प्रोसेस बी अकाउंट बनाओ। बच्चों एक और बात मेरे को याद आ गई, क्या कौन सा प्रोसेस का क्वेश्चन होगा जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ M1 M2 हो के भी नहीं आ सकता, बताओ मुझे, चलो मुझे बताओ कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें M1 और M2 का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता, भले उसमें DOC 100% से कम दिया हो। वेरी गुड। तो बच्चों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोसेस 1 प्रोसेस ए का, यानी कि पहला प्रोसेस का क्वेश्चन है, पहला प्रोसेस का क्वेश्चन है, भले उसमें DOC 100 से कम दी हो, भले उसमें DOC 100 से कम दी हो, स्टिल M1 M2 का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है बच्चों की प्रोसेस 1 के अंदर सारे ही मटेरियल M1 ही मानोगे तुम, मतलब सारे ही प्राइमरी मटेरियल है, देयर इज नो सेकेंडरी मटेरियल, तो एवरीथिंग इज प्राइमरी when we are talking about process 1 account। ओके, अब बच्चों ये तो प्रोसेस बी का क्वेश्चन है और मुझे दिख गया मटेरियल की DOC 75% है, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, सारे बच्चे बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा, यस वो आ गया, देखो वो आ गया, कौन आ गया? वही जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। भैया हम जा रहे हैं, नहीं नहीं सॉरी सॉरी अब नहीं गाऊंगा। इधर देखो, M1 M2 लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है, M1 M2 लेबर एंड ओवरहेड्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन EPU यूनिट्स, ठीक है, ओके। जो भी बच्चों इंट्रोड्यूस है 4000 यूनिट्स का, इंट्रोड्यूस्ड 4000 यूनिट्स है, इनपुट में लिखोगे, कहां लिखोगे? इनपुट में लिखोगे, और आउटपुट में लिखोगे बच्चों कंप्लीटेड। प्लीज इग्नोर माय हैंडराइटिंग बिकॉज इट इज कंप्लीटली अ रफ हैंडराइटिंग। ओके, मेरी हैंडराइटिंग भयंकर बहुत ज्यादा अति सुंदर है बच्चों, ठीक है, लेकिन अभी मैं रफली लिख रहा हूं तो इसलिए इग्नोर करना। कंप्लीटेड यूनिट्स बच्चों इधर देखो, कितना कंप्लीटेड यूनिट्स बोल रहे हैं? 3200, तो 3200 यूनिट बच्चों कंप्लीटेड है। इसका DOC मैं लेना पसंद करूंगा 100% बिना किसी डाउट के, ठीक है। बच्चों नॉर्मल लॉस है 10% का, इसका DOC हम कभी नहीं लेते, नील नील नील, बिकॉज इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, तो इसलिए इसको हम माइनस करते हैं। तो जब हम यहाँ EPU की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां लो ही मत, लो ही मत, तो माइनस नहीं करना पड़ेगा। सिखाया था ये भी कॉन्सेप्ट में तुम लोगों की, नॉर्मल लॉस क्यों नहीं लेते, क्योंकि नॉर्मल लॉस हमको टोटल यूनिट से माइनस करना होता है, तो जब तुम टोटल यूनिट्स निकाल रहे हो तब लो ही मत, ठीक है, तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ये वाला बात होता है। चलो अब इसके बाद बच्चों एबनॉर्मल लॉस, मुझे ये बताओगे एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है? थोड़ा सा दिमाग की घंटियां बजाओ, टन 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 टन, दिमाग की घंटी बजाओ, और एबनॉर्मल लॉस कितना है बताओ। क्वेश्चन बोला है 500 यूनिट स्क्रैप हुए हैं बच्चों, अब इस 500 यूनिट के अंदर 400 यूनिट तो तुम्हारी नॉर्मल लॉस ही है,
400 यूनिट तो तुम्हारी नॉर्मल लॉस ही है, तो 100 यूनिट अब नॉर्मल लॉस होगी, बट स्टिल फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट डाउट, तो स्टिल इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं पहले ना क्लोजिंग WIP यहां पर लिख देता हूं। क्लोजिंग WIP कितना है बच्चों? 300 यूनिट का, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। अब एक काम करो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। 4 5 6 7 8 9 3900, तो 3900 माइनस 4000 लो, आगे भाई बैलेंसिंग फिगर 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब बच्चों अब इनकम्प्लीट यूनिट्स का DOC है 75 50 और 50, तो फटाफट से बताओ 75 कहाँ लिखूं? सारे बच्चे एक बार फटाफट से बता दो 75 कहाँ लिखूं? M1 में लिखूं कि M2 में लिखूं? मटेरियल का DOC 75%, M1 में लिखूं या M2 में लिखूं? बताओ। M2 में, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि M1 हमेशा 100% होता है। सेम बोल रहा है स्क्रैप्ड यूनिट्स वर 50% प्रोसेस्ड, स्क्रैप्ड यूनिट वर 50% प्रोसेस, यानी कि 50% खर्चा उसमें हो चुका है। तो बच्चों लिख देता हूं मैं, 50% लिख रहा हूं, 50% लिख दिया, 50% मैंने लिख दिया। क्वेश्चन ने बोला 50% प्रोसेस है, तो मैंने 50% लिख दिया। क्लियर है बात सबको? स्क्रैप्ड यूनिट्स वर 50% प्रोसेस, तो मैंने सब जगह 50% लिख दिया। ओके, क्योंकि 50% प्रोसेस है। बोलो, इजी, वेरी वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया नहीं, मैंने कहा क्या हुआ? भैया M1, मैंने कहा M1 को क्या हुआ? भैया वहां 100 लिख दो, मैंने कहा क्यों? क्योंकि भैया M1 बाय डिफॉल्ट 100% होता है। ओ माय गॉड, क्या ये कॉन्सेप्ट तुमको याद है? हाँ भैया हमें याद है। अब आप हमें पागल नहीं बना सकते, एग्जाम आने वाले भैया, अब हम सीरियस हो चुके हैं लाइफ को लेकर। चलो बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? यस भैया, तो 3200 300 400। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात सबको? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? 300 का 75% कितना होता है? आज मेरा कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, इस वजह से कैलकुलेशन हो नहीं पा रही है। ओ, मेरा कैलकुलेटर मिल गया, मेरे बैग में ही था। ऑफिस में बच्चों काम आता है ना कैलकुलेटर, इसीलिए 225 होता है। चलो बताओ, EPU सबको क्लियर है? बोलो, EPU कैसे बनाया हमने, सबको क्लियर है ये बात? यस। चलो अब इसके बाद बच्चों कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं हम। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? M1 का निकालेंगे, M2 का निकालेंगे, लेबर का निकालेंगे, ओवरहेड्स का निकालेंगे। M1 बच्चों कितने का है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। M1 दिया हुआ है 20,000 रुपए का, स्क्रैप हुई है 400 यूनिट की, 5 रुपए सेलिंग प्राइस है बच्चों। तो मुझे बस इतना बता दो, ये M1 है 20,000 रुपए का, और M2 है तुम्हारा मटेरियल 2, यहां लिखा हुआ है 10,425 का, 10,425 का। मैं सोच रहा हूं कि मैं नॉर्मल लॉस की स्क्रैप सेल को किससे माइनस करूं? हाँ हाँ, यस गौरव, जो भी बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है वो बेसिकली M1 होता है, और जो करंट प्रोसेस में मटेरियल लगता है वो M2 होता है। मैं बच्चों सोच रहा हूं कि मैं स्क्रैप सेल को किससे माइनस करूं? सारे बच्चे बोल रहे हैं M1 से माइनस करो भैया, मैंने कहा वेरी वेरी गुड। तो 400 यूनिट की बच्चों स्क्रैप सेल है इंटू 5, तो 5 4 20, तो ये हो गया 18,000, 18,000 रुपए। ठीक है, लेबर कितने का है बच्चों? लेबर है 20,400, और इसका आधा ले लो ओवरहेड्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है बात? तो ये तुम्हारी बच्चों कॉस्ट आ गई, M1 की, M2 की, लेबर ओवरहेड्स की।
ईपीयू से डिवाइड करो इसको। प्रेजेंटेशन में फोकस नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं बस आंसर निकालने पे फोकस कर रहा हूँ। 3600, 3475, 3400, 3400, 18,000 डिवाइड बाय 3600, 5 रुपये। 10,425 डिवाइड बाय 3475, 3 रुपये। 20,400 डिवाइड बाय 3400, 6 रुपये, 3 रुपये। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्लियर है? 7 मार्क्स में आएगा बच्चों ये क्वेश्चन। मान लो गलती से आ गया तो मजा ही आ जाएगा ना, मजा ही आ जाएगा अगर आ गया तो। सोच के देखो एक बार। यस इसके बाद बच्चों स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन हम लोग बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में हम लिखते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है 3200 यूनिट। 3200 को सीधो बच्चों टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 7 8 9 10 11 11 6 17, तो ये आ रहा है 54,400। ठीक है। डब्ल्यू आई पी में अलग अलग है 300 225 150। तो 300 के लिए लेना है 5 रुपए 3 रुपए 6 रुपए 3 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा? 300 इंटू 5, 225 इंटू 3, 6 इंटू 150, 150 इंटू 3, ये आ रहा है 3525। ठीक है। WIP हो गया। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी है क्वेश्चन में 100 50 50। हम्म 100 इंटू 5, 50 इंटू 3, 50 इंटू 6, 50 इंटू 3, ये आ रहा है 1100। बोलो इजी? सारे बच्चे फटाफट से बताओ इजी। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस सब में 3200 3200 3200 3200 से मल्टीप्लाई होगा। WIP M1 M2 लेबर ओवरहेड, एबनॉर्मल लॉस M1 M2 लेबर ओवरहेड। इजी बच्चों, तो ये तुम्हारी वैल्यूएशन हो गई। फटाफट से बताओ यस और नो। यस इसके बाद बनाओगे प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में लिखोगे टू इनपुट, इनपुट हुआ है 20,000 यूनिट, 20,000 रुपए का। और इनपुट यूनिट्स भी लिखना ना, यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। टू मटेरियल, मटेरियल कितने का है 10,425 का। टू लेबर 20,400। टू ओवरहेड्स 10,200। बाय नॉर्मल लॉस 2,000 रुपये। बाय एबनॉर्मल लॉस 1,100 रुपये। बाय ट्रांसफर 54,400। और बाय क्लोजिंग WIP 3525। देखो ये टैली हो जाएगा। हो गया? तो बताओ इजी है क्वेश्चन बच्चों, देख लो। एक फ्लो में करोगे, एक पेज में खत्म कर दिया हमने, और इसको तुम प्रेजेंटेशन करोगे तो 1.5 पेज में खत्म होगा। 7 मार्क्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है और PYQ में आ भी चुका है। बताओ क्लियर है बात सबको? ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 करो। ये भी PYQ में आया है, जून 2023 अटेम्प्ट में आया था और दिसंबर 23 सेट 2 के MQP में भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करो, जून 23 में आया था। ओके बच्चों डन। अब बच्चों ये भी क्वेश्चन 7 मार्क्स में क्यों आ सकता है? ओनली फॉर द सेक ऑफ सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन।
देखो कैसे, कंपनी बोल रही है कि हमको 20% ओवर कॉस्ट कमाना है, बताओ क्या सेलिंग प्राइस चार्ज करें। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों आपको लास्ट प्रोसेस तक जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे, चलो कैलकुलेटर बेस्ड करते हैं बच्चों इसको सॉल्व ना। इधर देखो, सबसे पहले मैंने 40 रुपए इंटू 20,000 किलो केजी दिया है ना यहाँ पर, तो 20,000 इंटू 40 रुपए, 8 लाख रुपए का मटेरियल मैं इनपुट किया हूँ। 5% मेरा नॉर्मल लॉस हो जाएगा, तो 20,000 किलो इनपुट हुआ है, 5 टू जा 10, 1,000 नॉर्मल लॉस हो जाएगा, 19,000 बचेगा। ठीक है, तो 8 लाख रुपए की मटेरियल की कॉस्ट हो गई। ठीक है, 30,000 रुपए लेबर की कॉस्ट हो गई, प्लस 30,000 रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, 150% वेरिएबल ओवरहेड होगा, तो 30,000 का 150% कितना होता है, 15 3 जा 45, 45,000 रुपए तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, 250% बच्चों कितना होता है बताओ, 25 3 जा 75, 75,000 ये हो गया, तो 9,50,000 हो गया। अब मेरी बात को कोई ध्यान से सुनना चाहेगा तो 9,50,000 तुम्हारी कॉस्ट है बच्चों, इसको मैं किससे डिवाइड करूं पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, प्लीज टेल मी। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मैं इसको किससे डिवाइड करूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स, कैन यू प्लीज टेल मी। बोलो। 30,000 माइनस 5%, 19,000 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो ये बच्चों 19,000 से डिवाइड हुआ और 50 रुपए पर यूनिट आ गया तुम्हारा प्रोसेस 1 का कॉस्ट, ये आ गया 50 रुपए पर यूनिट। अब बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस में मैं कितना ट्रांसफर कर रहा हूं, 18,000 किलो, तो 18,000 किलो पे फोकस करें, 50 को 18,000 से डिवाइड करें, तो ये आ रहा है 9 लाख रुपए, 9 लाख कॉस्ट आ गई। ठीक है, 16,000 रुपए लेबर प्लस करो, प्लस कर दिया मैं। एक मिनट, सॉरी 16,000 नहीं है लेबर, लेबर है 31,500, 31,500 मैंने प्लस कर दिया है, वेरी वेरी गुड। 31,500 का 120% में निकालना चाहूंगा, तो ये आ रहा है 37,800, मैंने प्लस कर दिया। 31,500 का 180% में निकालना चाहूंगा, 56,700 मैंने प्लस कर दिया। टोटल कॉस्ट 10,26,000 आ रही है, इसको मैं किससे डिवाइड करूं, 18,000 का इनपुट आया था, 18,000 का इनपुट आया था 18,000, इसका 5% माइनस करूंगा मैं, इसका 5% में माइनस करूंगा, तो 18,000 माइनस 5% है 17,100, तो इसको मैं 17,100 से डिवाइड कर देता हूं, तो यार है बच्चों 60 रुपए प्रति किलो, इस प्रोसेस की कॉस्ट आ रही है 60 रुपए प्रति किलो। अब इसमें से 16,000 यूनिट्स ट्रांसफर होगी नेक्स्ट प्रोसेस को, 16,000 इंटू 60 कर देता हूं मैं, तो ये आ रहा है 9,60,000 रुपए। ठीक है, 9,60,000 रुपए में 26,000 रुपए का लेबर प्लस कर देता हूं मैं, 26,000 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड, और 26,000 का डबल 200%, 52,000 का मैं फिक्स ओवरहेड प्लस कर देता हूँ, 10,64,000 आ रहा है। इसको मैं डिवाइड करूंगा 16,000 माइनस 5% से, 15,200 से, तो डिवाइड बाय 15,200, तो ये आ रहा है बच्चों 70 रुपए पर यूनिट आ रहा है। तो 70 रुपए पर यूनिट है मेरी प्रोसेस सी की कॉस्ट पर यूनिट। मेरे को क्वेश्चन ने पूछा है सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस कैसे आने वाला है, 20% ओवर इट्स टोटल कॉस्ट, तो जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है उसमें 20% ऐड कर दो। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन प्रोसेस अकाउंट ही तो बनाना है वैभव बेटा, प्रोसेस अकाउंट ही तो बनाना है, मजाक। तो बच्चों 70 में 20% ऐड कर दो, तो 70 में क्या जोड़े तो 17 हो जाए, बताओ ना, 70 में क्या जोड़े तो 17 हो जाए, 70 प्लस 20%, 84 आपका सेलिंग प्राइस होगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके। रही बात वैभव ने पूछा प्रेजेंटेशन, बेटा गलत क्वेश्चन था ये, मुझे पसंद नहीं आया ये क्वेश्चन। ऐसे बनता है प्रोसेस अकाउंट, अभी तो कराया रिवीजन में, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट वही बना के आना है। ओ रिवीजन के टाइम में बच्चों प्रेजेंटेशन आई डोंट लाइक, आई अवॉइड टू इनपुट 20,000 किलो, 8 लाख रुपए, टू मटेरियल, टू मटेरियल तो हो गया, टू लेबर, टू वेरिएबल ओवरहेड, टू फिक्स ओवरहेड, 30,000, 45,000, 75,000, नॉर्मल लॉस 1,000, स्क्रैप सेल क्वेश्चन में नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक,
ट्रांसफर 18,800। एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट से इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ऐसी बाकी के दोनों बना देना, ऐसी बाकी के दोनों भी बना देना, तीनों बनाना पड़ेगा। इतना भी आसान नहीं है 7 मार्क्स लाना, इतना भी आसान नहीं है 7 मार्क्स लाना, ठीक है। क्लोजिंग गिवन है क्वेश्चन में, यस सोनम, क्लोजिंग गिवन है क्वेश्चन में 800 यूनिट, ठीक है। तो बच्चों इतना भी आसान नहीं है 7 मार्क्स लाना। बस यूं समझ लो कि एक पानी का ही दरिया है और पैदल पैदल चल के जाना है, तो थोड़ा सा पैर गीला होगा बस, ठीक है। तो थोड़ा सा बस पैर गीला हो जाएगा बच्चों, दैट्स इट। अंजलि बोल रही है आप इग्नोर क्यों करते हो? अंजलि बेटा डाउट कहाँ पूछा तुमने जब मैं इग्नोर करता हूँ? वाह, अंजलि पूरे चैट बॉक्स में कहीं नहीं, पहला मैसेज है अंजलि का ही। मैं बच्चों किसी का डाउट इग्नोर नहीं करता, बस ये जान लो, तुम लोग को बात पता भी है वैसे, कि जो क्वेश्चन मुझे लगता है आंसर के लायक नहीं है, मैं उन क्वेश्चंस को इग्नोर करता हूँ बस। स्टूडेंट स्पेसिफिक कभी इग्नोर नहीं करता मैं, नेवर। स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करता, बस मुझे लगता है जो डाउट एंटरटेन करने के लायक नहीं है, मैं उस डाउट को इग्नोर करता हूँ। मुझे लगता है ये डाउट अननेसेसरी है, टॉपिक से हटके है, ओके। अंजलि एफए का तो मैं बताया हूँ, एफए ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। यस, अंजलि का अलग दुख है, क्या कर सकते हैं। एक वीक से मैं पहले ही बता दिया था एफए के लिए तुम शांति बना के बैठो। इवन बच्चों मैं अपनी ना कल जो सेल्स टीम है उनको भी यही बात बोल रहा था। सेल्स टीम वाले आके बार बार पूछते रहते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं ये कब आएगा ये कब आएगा? मैं बोलता हूँ कि जब सही टाइम होगा तब आ जाएगा। ना व्हाट्सएप में रिप्लाई करने की जरूरत है, इस मैसेज की मैं यूट्यूब में डालूंगा, ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा, ओके। ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा। तो इसलिए अब जैसे सोनम का क्वेश्चन है, क्या भैया ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? सोनम का ये क्वेश्चन है, क्या भैया ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकते हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? मैंने कहा ओके, ओके। चलो बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29 करो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो करो इसको सॉल्व। ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद ऊपर है, ठीक है। ओके, यस। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो दिसंबर 2018 में आया और सेम ही क्वेश्चन है ये, जो कि जून 23 सिलेबस 22 में फिर से इंस्टीट्यूट ने पूछा। तो बिकॉज ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिखा दिया, ये एक फ्रेम में दिख रहा है पूरा, ठीक है। देखो
फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एबिनी लिमिटेड। एक ऑयल मिल है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2000 टन ऑफ कोपरा परचेस किया गया 1 लाख रुपए का। कोपरा मतलब होता है बच्चों नारियल, नारियल से बनता है ना, वाइट वाइट, पान में डालते हैं, खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बन, उसमें डालता है ना, वही होता है। हाँ, अदर एक्सपेंसेस कुछ इस प्रकार से है। 3 प्रोसेस है बच्चों, कोपरा को हम क्रश करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, फिर फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टोटल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले लेबर की कॉस्ट है, मटेरियल है, इलेक्ट्रिक पावर है, स्टीम है, रिपेयर्स ऑफ मशीन है, कॉस्ट ऑफ कास्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000 को अपोर्शन करना है बेजेस के बेसिस में। 1700 टन ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हुआ है कोपरा से बच्चों। हम बना रहे हैं नारियल का तेल। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम? नारियल का तेल बना रहे हैं। ओके, 1540 टन ऑफ ऑयल रिफाइन किया गया, फाइनली 1500 टन ऑयल फिनिश हुआ है। रियलाइज 2000 रुपये फ्रॉम सेल ऑफ बच्चों। सैक मतलब होती बोरियां, तो बोरी भर भर के कोपरा आया था, नारियल, सूखा नारियल, बोरी भर भर के आया था। उस बोरी को हमने बेच दिया। राशन की दुकान में भी तुमने देखा होगा, बोरी भर भर के चावल आता है, फिर एक बार उन लोग चावल बेच देते हैं तो बोरी जो है वो सेल हो जाती है। ब्राउन कलर की होती है, देखा है तुमने? ब्राउन कलर की बोरियां देखी है तुमने, बड़ी बड़ी रहती है। बचपन में हम लोग उससे वो वाली रेस करते थे, ये वाली रेस। बोरी को ऐसे पहन लेते थे और जो सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, वही वाली। 5,000 बाय सेल ऑफ 250 टन ऑफ कोपरा रेसिड्यू। बच्चों, कोपरा रेसिड्यू मतलब जो तुम्हारा, सुनो ध्यान से, तुम ऑयल निकाल लिए, उसके बाद जो क्रस्ड कोपरा था, मतलब वही नारियल का जो बचा हुआ पार्ट था, उसको भी तुमने बेच दिया। यस, और 5100 बाय सेल ऑफ 120 टन ऑफ बाय प्रोडक्ट। और बच्चों कुछ बाय प्रोडक्ट भी है, तो आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस बड़ा सिंपल सा है। एक तो प्रोसेस अकाउंट का रिवीजन हो जाएगा, दूसरी बात इसमें 2 स्पेशल पॉइंट है। एक सेल ऑफ तुम्हारा वो है, सैक है, बोरी जो बची हुई है, दूसरा तुम्हारा कोपरा रेसिड्यू है, और तीसरा बच्चों बाय प्रोडक्ट भी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा एक बैलेंसिंग फिगर भी आएगा, इसके अलावा एक बैलेंसिंग फिगर भी आएगा, और उसका एडजस्टमेंट जो है इंस्टीट्यूट ने अलग तरीके से किया है, तो वो भी तुमको बताना है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं। इसके अंदर कुछ 2-3 स्पेशल पॉइंट है, देखो। इधर देखो बच्चों, सबसे पहले आपने 2000 टन कोपरा खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। इस पे 10,000 रुपए का लेबर लग गया, 4,000 रुपए का मटेरियल, 3,000 का इलेक्ट्रिसिटी पावर, 2,000 का स्टीम, 2,000 रुपए का रिपेयर। डिंग 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 डिंग, सब लिख दिया मैंने। क्वेश्चन ने बोला है फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 रुपए का है। ठीक है, वेजेस के बेसिस पे बांट दो, वेजेस के 10:6:4। ठीक है, तो 10:6:4 यानी कि 10/20, तो 10,000 इंटू 10/20। ये सब खर्चे तो आ गए, टाइम पास थे। ध्यान से देखो, कोपरा रेसिड्यू बच्चों एक बाय प्रोडक्ट है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 5,000 बाय सेल ऑफ 250 टन ऑफ कोपरा रेसिड्यू। अब थोड़ा सा तुमको कॉमन सेंस लगाना है, प्रोसेस का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉमन सेंस लगाओ। कोपरा किस चीज का इनपुट था? प्रोसेस 1 का, क्रशिंग प्रोसेस का। तो क्रशिंग प्रोसेस का इनपुट था कोपरा, तो कोपरा का रेसिड्यू जो बचेगा वो क्रशिंग प्रोसेस में ही बचेगा। कॉमन सेंस लगाना है। तो 250 टन कोपरा रेसिड्यू निकला है, 5,000 रुपए में आपने बेचा है। ठीक है बच्चों, अगेन बोरी भर भर के, सैक भर भर के कोपरा जो आया है वो प्रोसेस 1 में आया है, तो जो बोरियां आपकी बच गई उसको जो आप बेचोगे प्रोसेस 1 में ही बेचोगे। तो ये भी बच्चों आपके लिए एक क्या है, अब ये भी एक स्पेशल पॉइंट है ना, बच्चे गैस नहीं कर पाएंगे इसको, कि जो बोरी हम बेच रहे हैं उसको हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट माने या नहीं माने। तो मानना है, क्योंकि ये एक बच्चों पर्टिकुलर जॉब कॉस्टिंग टाइप का है, तो इसलिए इसको मानना है। तो सेल ऑफ सैक्स यहां पर लिखोगे 2,000 रुपए। ठीक है, अब बच्चों रिफाइनिंग प्रोसेस में ध्यान से देखो, इधर 1700 टन ऑफ क्रूड ऑयल वर प्रोड्यूस। तो आप क्रशिंग प्रोसेस में, क्रशिंग प्रोसेस होता है ना, मिलिंग प्रोसेस, क्रशिंग प्रोसेस, उससे आपने 1700 टन ऑयल निकाला, नेक्स्ट प्रोसेस में वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में वो ट्रांसफर होगा। आप ध्यान से देखोगे तो 2000 माइनस 250 माइनस 1700, 50 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। गेस व्हाट, अब बैलेंसिंग फिगर आता है हर क्वेश्चन में, हम लोग उसको एब नॉर्मल लॉस मानते हैं। क्या मानते हैं? एब नॉर्मल लॉस। पर क्योंकि क्वेश्चन का टाइप ऐसा है कि एक तो क्रशिंग प्रोसेस है, तेल निकाल रहे हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा ही होगा, कंफर्म होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जैसे मान लो जब तेल निकाल रहे हो तो कुछ तेल मशीन में ही लगा रह जाएगा अंदर,
अब आप मशीन खोल के अंदर से तो 1-2 लीटर तेल छूट गया होगा, उसको नहीं निकालोगे। समझ रहे हो बात को? तो कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस होगा। प्लस दूसरी बात, इस पूरे क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है नहीं कहीं पर, कहीं पर दिया नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत सेफली इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर को ना नॉर्मल लॉस ट्रीट किया है। अब बच्चों तुम बोलोगे अब नॉर्मल लॉस भी तो ट्रीट कर सकते थे। नहीं, उससे पूरा क्वेश्चन पलट जाएगा ना। कैसे पलट जाएगा? फिर तुम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करोगे, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, तुम्हारे और इंस्टीट्यूट के एजम्पशन में मिसमैच आ जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने बच्चों बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन एज्यूम किया है कि ऑयल निकालने वाले क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने बैलेंसिंग फिगर को नॉर्मल लॉस एज्यूम किया था। याद आ गई ये बात तुमको? दिस इज द स्पेशल पॉइंट। फिर इसके बाद बच्चों ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर ही आ गया, ये पूरा प्लस किए इससे माइनस किए बैलेंसिंग फिगर आ गया। फिर अब देखो 1700 टन आया, इसमें लेबर लगा, मटेरियल लगा, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम लगा, रिपेयर लगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी हमने अपोर्शन कर दिया। अब देखो इधर क्वेश्चन ने क्या बोला है, 5100 बाय सेल ऑफ 120 टन ऑफ बाय प्रोडक्ट रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर। इस बार क्वेश्चन ने बता दिया है कि रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर 120 टन 5100 हमने बेचा है, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है। तो ये देखो 120 टन 5100 में बेच दिया, बाय प्रोडक्ट है। क्वेश्चन ने बताया 1540 टन ऑफ ऑयल रिफाइन किया गया है, तो 1540 तुम्हारा आउटपुट है। अगेन यहाँ बैलेंसिंग फिगर को नॉर्मल लॉस ट्रीट किया गया है। इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 1540 आया, ये इसका अमाउंट है। अगेन लेबर, मटेरियल, स्टीम सब क्वेश्चन में दिया, फैक्ट्री ओवरहेड अपोर्शन कर दोगे, सब कुछ क्वेश्चन में है। क्वेश्चन ने फाइनली बोला 1500 टन जो ऑयल है वो फिनिश हुआ है फॉर डिलीवरी। ठीक है, तो 1500 टन ऑयल फिनिश हुआ है फॉर डिलीवरी। आप 1540 इनपुट किए थे, तो अगेन 40 का नॉर्मल लॉस है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट प्रोसेस में कास्ट की भी कॉस्ट है तुम्हारी। ठीक है, कास्ट मतलब जिसमें आप तेल को स्टोर करके रखोगे, उसकी भी कॉस्ट है तुम्हारी। टोटल ये 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट हुई। आपसे कॉस्ट पर टन पूछा था, तो 1.5 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट हुई है। 1500 टन का आउटपुट बाहर निकला है, तो 100 रुपए पर टन तुम्हारी कॉस्ट पर टन है। तो ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल है, बट जो कुछ कुछ बातें थी, बैलेंसिंग फिगर को नॉर्मल लॉस लेना है, कुछ जगह पे कॉमन सेंस लगाना है कि कोपरा रेसिड्यू और बोरी जो आप बेच रहे हो, सैक जो आप बेच रहे हो, वो आपको क्रशिंग प्रोसेस के अंदर लेना है। लिखा नहीं है क्वेश्चन में, पर लेना है क्योंकि वो उसी का इनपुट था। ठीक है, और ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन जून 23 सिलेबस 22 में भी आया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये देखो जून 23 सिलेबस 22 सेम क्वेश्चन, क्रशिंग, रिफाइनिंग, फिनिशिंग, अमाउंट बस चेंज करके दिया हुआ था। ये देखो सब कुछ सेम है। ये देखो 125 कोपरा रेसिड्यू, 60 टन बाय प्रोडक्ट इन रिफाइनिंग प्रोसेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आपको कराना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31, दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में आया है। ओके बच्चों, मेरे को एक बात बता दो, चलो कर लो, एक काम करो, ये क्वेश्चन डिस्कस करो, तुम लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन तुमसे बन गया तो। दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में आया था अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलो इधर देखो, इधर देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मॉन्टेक लिमिटेड इंगेज है प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, इट्स प्रोडक्ट जेडपी पास थ्रू टू प्रोसेस ए और बी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। इनपुट ऑफ प्रोसेस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल बच्चों 8000 यूनिट है एट 9 रुपए पर यूनिट। ठीक है, प्रोसेस ए का आउटपुट दिया है, नॉर्मल लॉस परसेंटेज दिया है, स्क्रैप सेल की वैल्यू दी है पर यूनिट, वेजेस दिया, एक्सपेंसेस दिया, सेलिंग प्राइस दिया है। सेम प्रोसेस बी का भी सब कुछ दिया हुआ है। टोटल ओवरहेड 17,400 को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांट देना। सेलिंग एक्सपेंसेस बच्चों 5,000 रुपए का है, जिसको हम बांट नहीं पा रहे हैं। इसका हम क्या करते हैं जरा बताओगे? वो खर्चा जो हम नहीं बांट पा, एक सेकंड, ये अटक गया क्या? ओ माय गॉड, ये तो अटक गया बच्चों। वो खर्चा जो हम बांट नहीं पा रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं बताओ जरा? द कॉस्ट विच इज नॉट able to be apportioned is going to be debited to costing P&L account. Absolutely correct बच्चों। तो आप इसको costing P&L account में दिखा दोगे। क्या ये बात क्लियर है? यस भैया।
आप इसको कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में डेबिट करके दिखा दोगे, क्योंकि ये खर्चा प्रैक्टिकली बांट नहीं पा रहे हो, कोई सूटेबल बेसिस आपके पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद दे आर नॉट एलोकेटेड टू द प्रोसेस। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, बाकी बेच देना। इंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी बेच देना। इट इज एज्यूम प्रोसेस ए और बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है। कम ऑन एवरीवन, कुछ याद आया? कुछ याद आया कि जब आपको प्रोसेस का सेलिंग प्राइस दिया हुआ होता है, जब आपको प्रोसेस का सेलिंग प्राइस दिया हुआ होता है और क्वेश्चन बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, तो प्रोसेस के अंदर ही बेच दो, और बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है, कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करो, वहां सेल होगा, वहां पर सेल होगा। ये वही वाला क्वेश्चन है बच्चों। तो प्रोसेस ए प्रोसेस बी अकाउंट बनाओ, प्रोसेस ए और बी अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर का प्रॉफिट बताओ। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये बात एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने अपनी रिवीजन बुकलेट में कवर की है, आप एक बार जाके चेक करो ना। मेरी रिवीजन बुकलेट से मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। कॉस्टिंग का सिलेबस बच्चों ये कोई अमेंडमेंट वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, चेंज होता नहीं है। मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को अभी भी याद है, ये बुक मैंने तब कंप्लीट की थी जब मैं अपनी एडवांस ओटीटी की जीएमसीएस की ट्रेनिंग कर रहा था मुंबई में। सोचो, तब मैं सीए भी नहीं बना था, मैं जब अपनी जीएमसीएस की ट्रेनिंग करने गया था मुंबई, तब उस टाइम पे मेरी रेगुलर बैच चल रही थी न्यू सिलेबस की, और उस टाइम पे मैं ये बुक को बना रहा था। ठीक है, खुद से हैंड रिटन है ना ये बुक पर्टिकुलर हैंड रिटन है। आजकल जो तुम लोग को बुक मिलती है बच्चों, वो तो मैं टाइप करके बनाता हूँ, लेकिन पहले मैं हैंड रिटन बनाता था नोट्स। ओके, तो हैंड रिटन मैं उसको करता था। ठीक है, यस। तो द पॉइंट इज बच्चों, उस टाइम पे मैंने नोट्स बनाए थे, और आप खुद सोच के देखो, उसके बाद हुए हैं ये सारे अटेम्प्ट। जून 23, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, ये सारे अटेम्प्ट उसके बाद हुए। मेरे को एक बात बताओ, तुमको ऐसा नहीं लगता जो कॉन्सेप्ट जो मैंने सारा कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर किया हुआ है नोट्स के अंदर, वो सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन एक एक बार एग्जाम में आ चुके हैं? नहीं लगता तुमको? ऐसा बताओ कि जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, वो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन एक एक बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो द पॉइंट इज, ग्रेट भैया की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कम ऑन, मैं ये क्यों बोलूं कि मेरे बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि हम पूरा पढ़ के जाएंगे, उसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। कम ऑन एवरीवन, दिस साउंड्स बेटर राइट? द सेकेंड सेंटेंस साउंड्स बेटर। ओके, हम पूरा पढ़ के जाएंगे, उसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है बच्चों। तो इट इज नॉट लाइक कि मैं जो बता रहा हूं वो एग्जाम में आ रहा है, इट इज लाइक कि हम तो पूरा पढ़ के जा रहे हैं ना, तो एग्जाम में कुछ भी आ जाए, सिलेबस के बाहर का तो आ ही नहीं सकता, सिलेबस के अंदर कुछ भी आ जाए, हम तो सारा कुछ पढ़ के गए हैं। तो बात बड़ी सिंपल सी है बच्चों। ठीक है, चलो इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। इधर देखो, सबसे पहले बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 8,000 का इनपुट आया, ठीक है, 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो 72,000 वेजेस लगा, एक्सपेंसेस लगा, और जो ओवरहेड्स है उसको वेजेस के बेसिस पे बांटना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 5%, तो 8 5 जा 40। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप सेल दी है 2 रुपए, तो आप 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, प्रोसेस बी में बच्चों आप देखो 7,500 का आउटपुट निकला है। क्वेश्चन ने बोला 2/3 आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, बाकी बेच देना। तो आउटपुट कितना निकला? 7,500। 7,500 का 2/3 निकालो, प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा, 2,500 बेच देना, 1/3। ठीक है, 1/3 को बेच देना। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, अब नॉर्मल लॉस आ रहा है 100 यूनिट्स का। ठीक है, ओके। अब इधर देखो, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, इन सब का टोटल निकालो, 800 से माइनस करो, डिवाइडेड बाय 8,000 माइनस 400, तो यह आया 12.5। इसको और इसको तीनों को 12.5 से वैल्यू करो। एक चीज बस नोटिस करना कि जो सेल है बच्चों, उसको मैंने बाय सेल नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है। तो पहले मैं इसको कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, वहां बेचूंगा मैं इसको सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, ओके। सेम प्रोसेस बी में देखो, इनपुट आया, वेजेस लिखो, एक्सपेंस लिखो, ओवरहेड्स बटा हुआ लिखो। ठीक है, नॉर्मल लॉस तुम्हारा परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है 10%, तो इसका 10% ले लो, और स्क्रैप सेल दी हुई 10 रुपए, तो 500 इंटू 10 रुपए। अब इसका जो आउटपुट निकला है 4,800, क्वेश्चन ने बोला पूरा आउटपुट बिक जाएगा, मतलब प्रोसेस भी बेसिकली फिनिश गुड्स बना रहा है, तो पूरा 4,800 जो आउटपुट निकला है पूरा ही सेल करना है, तो पूरा ही बच्चों कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा।
इसमें बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल गेन आ रहा है। अगेन इन चारों का टोटल ये आ गया, ये 5000 माइनस हो गया, 5000 माइनस 500, ये डिवाइड हो गया, 21.8 आ रहा है। तो ये 21.8 और ये 21.8 पे वैल्यू हो जाएगा। जैसा करते सेम। अब देखो नया क्या है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। प्रोसेस ए प्रोसेस बी से कुछ यूनिट्स आए बिकने के लिए, हाँ जी, ठीक है। एक एबनॉर्मल लॉस होगा बच्चों तुमको। अब ध्यान से देखो, एबनॉर्मल लॉस कितना होता है, 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। 12.5 रुपए है कॉस्ट पर यूनिट, 12.5 रुपए कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन ये 2 रुपए में बिक जाएगा। प्रोसेस 1 का है ना, प्रोसेस 1 का है, प्रोसेस ए का है, तो 2 रुपए में सेल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, इफेक्टिवली कितना हुआ है, 12.5 माइनस 2, 10.5 रुपए। मैंने आपको बोला था अगर तुमको ऐसे इसको नहीं करना है, अगर तुम्हारा मन इसको ऐसे दिखाने का नहीं है, तो एक काम करो, जो एबनॉर्मल लॉस तुम्हारा आया 1250 पूरा दिखा दो, यहाँ पर 1250 पूरा दिखा दो, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना बाय सेल ऑफ एबनॉर्मल लॉस 100 इंटू 2 रुपए, तो ये आ जाएगा 200 रुपए। तो नेट नेट में बच्चों बात वही हो गई, बात तो वही हो गई। तो तुम्हारा मन, तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। एबनॉर्मल गेन की बात करते हैं बच्चों, तो एबनॉर्मल गेन में याद रखना प्रोसेस 2 में आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है। आप मस्त बोल रहे हो मेरा तो 300 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हुआ है, 21.8 है पर यूनिट, 21.8 है पर यूनिट, तो मेरा एबनॉर्मल गेन हुआ 6540 का। मैंने बोला नो, उसने बोला यस, मैंने बोला नो, उसने बोला यस, मैंने बोला नो। क्यों नो? क्योंकि 6540 एबनॉर्मल गेन नहीं है, देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर आपका एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो आप 10 रुपए की स्क्रैप सेल कर लेते, 10 रुपए की क्या कर लेते, स्क्रैप सेल कर लेते। तो 21.8 में आप 10 रुपए माइनस करोगे, जो कि आपकी स्क्रैप सेल हो सकती थी। तो 21.8 माइनस 10 रुपए, इफेक्टिवली आपका एबनॉर्मल गेन है 3540 का। तो ये बच्चों वो बातें हैं जो ऑलरेडी की हुई है, तो वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंस 5000 में बांट नहीं पाया, तो कॉस्टिंग P&L में डेबिट करोगे। अब इधर देखो, जो प्रोसेस ए से आया और प्रोसेस बी से आया है सेल होने के लिए, आप उसको करोगे सेल। प्रोसेस ए से कितना यूनिट्स आया सेल होने के लिए, 2500 यूनिट। तो 2500 यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 रुपए, 25 रुपए, तो 15 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे सेल। प्रोसेस बी से कितना यूनिट आया, 4800 यूनिट, तो 4000 यूनिट इंटू 25 रुपए, 4800 यूनिट इंटू 25 रुपए, तो ये आपकी सेल हो गई बच्चों। बैलेंसिंग फिगर आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस आ जाएगा इन द कॉस्टिंग P&L अकाउंट। सारे बच्चे बताओ, इजी, फटाफट से बताओ, इजी है ना? वही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल, और जो मैं आपको फॉर्मेट के अंदर चीजें बता के आया हूं उसी के बेसिस पे बना है। बोलो, इसलिए आप मोस्ट फेवरेट पर्सन आते हो, सब खुद करते हो और क्रेडिट भी नहीं लेते। नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरे को एक बात बताओ, पढ़ाई तुम लोग की है, दिमाग तुम लोग लगाए, एग्जाम हॉल में जाके तुम लोग बैठे, लिख के तुम लोग आए, पास तुम लोग हुए, रैंक तुम लोग लाए, फाइनल में तुम लोग गए। इस पूरे प्रोसेस में बच्चों मैंने तुमको जस्ट, भैया ये एड्रेस बताओगे, ये रास्ता कहाँ पर है, वो आगे से लेफ्ट जाना, फिर एक राइट लेना, सामने आपको एक सोसाइटी दिखेगी, उस सोसाइटी में जाना, वहां पर से 2 टर्न राइट लेना, आपको घर मिल जाएगा। ये काम है बच्चों मेरा, कि तुम लोग आगे बस मेरे से पूछते हो भैया डायरेक्शन बता दो, तो मैं तुमको डायरेक्शन बता दूं। मैं गूगल मैप हूँ बच्चों, सही जगह पे लैंड तुमको कर, नहीं मैं गूगल मैप नहीं हूँ भैया, गूगल मैप तो गलत रास्ता बता देता है कई बार, ठीक है, ओके। तो मैं बस तुमको रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते में अगर तुम चल लिए तो तुम डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, अगर नहीं चले तो नहीं पहुंचोगे, बात बड़ी सिंपल सी है, ओके। वही बात है बच्चों कि वो रास्ता मैं क्रॉस करके आ गया हूं, ठीक है, तो मैं तुमको बता सकता हूं कि उस रास्ते को कैसे पार करना है, ओके। अब अगर तुम उस रास्ते में सेम टू सेम चले जैसे मैं बताया हूं, तो तुम सही डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, अगर नहीं चले तो गलत डेस्टिनेशन में पहुंचोगे, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ओके। आगे बढ़ू क्या, फटाफट से बताओ। यस भैया आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपका PYQ की मैं बात करूं, दिसंबर 2023 ओल्ड सिलेबस आपको पता होगा, जून 23 दिसंबर 23, दो ऐसे अटेम्प्ट है जिसमें सिलेबस 22 का भी एग्जाम हुआ था, सिलेबस 16 का भी एग्जाम हुआ था,
दोनों का हुआ था, जून 23 दिसंबर 23। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों PYQ में आ चुका है, दिसंबर 2023 ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था। इसके अलावा भयंकर बार MTP और MQP में आया है, जून 17, जून 19, दिसंबर 19, दिसंबर 24 सेट 2 अभी रिसेंटली भर भर के MQP में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको पता है इस क्वेश्चन में गेम प्लान क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके चलो इसको जल्दी से तुमको सॉल्व करना है। याद है तुमको ये वाला क्वेश्चन, आपके प्रोसेस सी के अंदर बच्चों वेस्टेज गायब है। क्या गायब है? नॉर्मल लॉस गायब है। प्रोसेस सी अकाउंट तक पहुंचोगे, प्रोसेस ए और बी तो टाइम पास है, ऐसी बना दो। प्रोसेस सी अकाउंट में पहुंचोगे, यहां पर आपका क्या गायब है? वेस्टेज गायब है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसको यूज करके कुछ निकाल सकते हो। वो कुछ आप निकालते हो नॉर्मल लॉस को यूज करके। तो नॉर्मल लॉस को बैलेंसिंग फिगर लेके, मतलब एक्स लेके, यू हैव टू सॉल्व एंड फाइंड आउट नॉर्मल लॉस। याद है? अगर याद है बच्चों तो मैं सीधा सॉल्व करा देता हूं तुम लोग को, फिर हमको इस पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बताओ, अगर तुमको याद है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करा देता हूं। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, इफ यू रिमेंबर, मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन। Oh, there are two more questions after this. After this, two more questions. Okay, चलो इधर देखो बच्चों। सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट आप बनाओगे, तो प्रोसेस ए अकाउंट में देखो 10,000 यूनिट आई, कॉस्ट है 1.1, तो 10,000 इंटू 1.1। उसके बाद बच्चों 3 आइटम और लगा, 1500, 4500 और 1,000 रुपए। 1500, 4500, 1,000 रुपए और लगा। फिर क्वेश्चन ने नीचे ये भी बोला था कि आपको ओवरहेड्स लेना है 160% ऑफ लेबर। तो जो आपका लेबर है ना, इसका 160% आप ओवरहेड्स ले लो। ठीक है भैया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ने बोला 5% का वेस्टेज होगा, तो 10,000 का 5% हुआ 500 और बाकी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो 9,500 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों जो आपका वेस्टेज है उसकी स्क्रैप सेल आपको क्वेश्चन में दिया है 0.25 पर यूनिट फॉर प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए का है 0.25, तो 500 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से, यू विल गेट 125। तो सिंपल है, अब इसको इससे माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर अब ये देखो ये उतर के आया 9,500 यूनिट। क्वेश्चन ने बोला 4% का नॉर्मल लॉस होगा प्रोसेस बी में, तो ये 4% ले लो। इसकी स्क्रैप सेल दी है 0.5, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 190 हो गया। अगेन 1500, 8,000, 1,000, तो 1500, 8,000, 1,000 और इसका 160% ओवरहेड्स आप ले लोगे। अगेन बैलेंसिंग फिगर प्रोसेस सी में ट्रांसफर होगा और ये अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एक ही अमाउंट है तो बैलेंसिंग फिगर ही ले लेना। ठीक है, अब पूरा गेम है प्रोसेस सी का इस क्वेश्चन में, बाकी तो ईजी था। ये आपका इनपुट आया प्रोसेस बी से, ये आपको क्वेश्चन में दिया है 1500, 6,500 और 1503। ओवरहेड्स ले लोगे 160% ऑफ लेबर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इधर देखो और ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइनल प्रोडक्ट सेल होता है 10 रुपए पर यूनिट में और आपका प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। तो क्या कोई बच्चा मेरे को कॉस्ट पर यूनिट बता सकता है कितना है प्रोसेस सी का? प्रोसेस सी का कॉस्ट पर यूनिट मेरे को कोई बता सकता है कितना है? 8 रुपए। सिंपल, 10 रुपए माइनस 20%, बोलो ना, 10 रुपए माइनस 20%, 8 रुपए है। ओके, अब ये बताओ प्रोसेस सी का कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते कैसे हैं? हम निकालते कैसे हैं बताओ ना भैया। हम इसको ऐसे निकालते हैं, ये देखो प्रोसेस सी का स्क्रैप सेल 1 रुपए दिया हुआ है ना भैया, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप सेल अपॉन
टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। फटाफट से बताओ, ऐसे ही निकालते हैं ना, कॉस्ट पर यूनिट ऐसे ही निकलता है ना, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप सेल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ऐसे ही निकलता है कि नहीं निकलता है? यस भैया। तो मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट पर यूनिट है मेरे पास 8 रुपए, ठीक है। टोटल कॉस्ट में यहां से ले सकता हूं, इन सबको प्लस कर दो तो 68,088 रुपीज, ये है तुम्हें टोटल कॉस्ट। माइनस बच्चों नॉर्मल लॉस की यूनिट्स मेरे को नहीं पता है, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स मिसिंग है, तो उसको मैंने एक्स ले लिया। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप सेल क्वेश्चन में दी है 1 रुपए, प्रोसेस सी की है 1 रुपए, तो जितनी भी यूनिट्स है नॉर्मल लॉस की उसको मैं 1 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो नॉर्मल लॉस की क्या आ जाएगी, स्क्रैप सेल आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मेरे को पता है, टोटल यूनिट्स मेरे को पता है 9120, माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स मेरे को नहीं पता है। अब मैं इसको कर दूंगा सॉल्व, इसको सॉल्व करूंगा, ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आपका x की वैल्यू आ रही है 696, तो ये है बच्चों आपकी नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। क्या है नॉर्मल लॉस की यूनिट्स? आपसे क्वेश्चन ने पूछा है परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस बताओ, प्रोसेस सी का कितना है, तो आपका 696 का नॉर्मल लॉस हुआ है, 9120 यूनिट्स का इनपुट था, तो परसेंटेज आ रहा है 7.631%। ठीक है, अब ये देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये नॉर्मल लॉस दिखा दोगे, ये फिनिश गुड दिखा दोगे, 8 रुपए पर यूनिट है इसकी वैल्यू, और इसका है इंटू 1 रुपीज। ठीक है, तो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन तो ईजी है ना, ईजी है ना क्वेश्चन। बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग लगाते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस स्क्रैप सेल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, उसी फॉर्मूले से बना बच्चों। 8 रुपए पर यूनिट बस निकालना था आपको, 10 रुपए माइनस 20%, सेलिंग प्राइस दिया था और प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया था, उसको हटा के कॉस्ट निकालना था प्रोसेस सी का, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन बच्चों सोच लो दिसंबर 23 ओल्ड सिलेबस में मल्टीपल टाइम्स एमटीपी एमक्यूपी में आ चुका है और आपके मॉड्यूल में भी है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस अपना बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ओके भैया। चलो बच्चों, मेरे को बताओ 38 वाला क्वेश्चन मैं बस गो थ्रू करवा रहा हूं आपको। ओपनिंग डब्ल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है बच्चों, ठीक है भैया, ओपनिंग डब्ल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है, प्रोसेस 2 का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग डब्ल्यू का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है और अब नॉर्मल लॉस का भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 100%, 100%, तो मटेरियल 1 मटेरियल 2 का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है बच्चों। ओपनिंग डब्ल्यू नील वाला क्वेश्चन है ये, जो आपका टाइप 1 क्वेश्चन है ईपीयू का, ईपीयू का टाइप 1 क्वेश्चन है, बन जाएगा सेम टू सेम फॉर्मेट में, बस डाल दो, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, तो इसलिए आई एम आस्किंग क्या ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा? ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नील के ऊपर। यस, ओके। दूसरी बात, इसमें नॉर्मल लॉस इनपुट पे लेना है, ये याद रखना, ठीक है, नॉर्मल लॉस इनपुट पे लेना है, याद रखना, ठीक है बच्चों। ये बात तुम याद रखना, मॉड्यूल में अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया है और इनपुट दिया है, तो इंस्टीट्यूट दो टाइप का सेंटेंस यूज करती है। पहला, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, मेरा कॉल तो यही है कि वहां पर आपको इनपुट लेना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट वहां पर इनपुट नहीं, वहां पर वो प्रोडक्शन का 10% लेती है। दूसरी बात, अगर सिर्फ लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस 10%, अगर लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस 10%, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अगर क्वेश्चन में दिया है तो प्रोडक्शन का ले लेना, अगर नहीं दिया है तो इनपुट का ले लेना, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन में अगेन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नील है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो,
39 क्वेश्चन को बस मैं गो थ्रू करा दूंगा इसका आंसर। ओके डन। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 39 सिमिलर ही क्वेश्चन है। देखो ओपनिंग WIP नील वाला क्वेश्चन है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस करोगे, ये तुम्हारे तीनों खर्चे डेबिट करोगे, 45,000 यूनिट्स का 2%, 900 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस लोगे तुम लोग, 1800 यूनिट्स बच्चों WIP में रहेगी जिसका मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया, ओवरहेड दिया हुआ है। मैं समझाते टाइम तुम लोग को बताया था मटेरियल दिया हुआ है मतलब वो मटेरियल 2 की बात कर रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में M1 M2 का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, प्रोसेस B का क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखो एबनॉर्मल लॉस का और WIP का मटेरियल का DOC 100% दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट अराइज होगा नहीं, क्योंकि M1 इज इक्वल टू M2 होगा इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होगा। यूनिट स्क्रैप एज नॉर्मल लॉस 5 रुपए में बिकेगा, ऑल यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस 2 रुपए में बिकेगा। तो बच्चों आपकी जो यूनिट स्क्रैप हुई है एज नॉर्मल लॉस उसको 5 रुपए में बेचा जाएगा, बोलो यस और नो। बन गया नहीं वाला क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। सेम ही क्वेश्चन है दोनों। यस, और एबनॉर्मल लॉस 2 रुपए में बिकेगा। तो बच्चों आप याद रखना कि जब प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो नॉर्मल लॉस 5 रुपए लेना, 5 रुपए लेना, ठीक है। और जब आप माइनस भी करोगे वो कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम, ठीक है। बाकी ये सब बनाना था। ये भी क्वेश्चन बच्चों 7 मार्क्स में आ सकता है क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने शुरू में किया था। बस बाकी आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन बच्चों वैसे ही सिमिलर से जैसे मैंने कराए हैं। ये देखो इस वाले क्वेश्चन में ना ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में ओपनिंग WIP की मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग करके दिया है, तो यहाँ पर आपका वाला मेथड लग सकता है वेटेड एवरेज मेथड। इस क्वेश्चन में अलग अलग करके दिया हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पर बच्चों DOC भी दिया है तो फीफो भी लग सकता है, DOC दिया हुआ है और यहाँ पर अमाउंट भी दिया है तो वेटेड एवरेज भी लग सकता है। क्वेश्चन जो आपको लगाने बोले वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? 14 मार्क्स जितना है वो क्वेश्चन पता है, लेकिन उसका स्मॉलर वर्जन आपको 7 मार्क्स में देखने को मिला है जो कि मैं दिसंबर 2018 वाला कराया था। तो इसी के साथ बच्चों हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा यहाँ पर रिवीजन होता है समाप्त। मैं कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं कराया वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं कराया है, बट ये वाला क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आई टेल यू ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ है नहीं ना खास। ये वाला क्वेश्चन जो भी बच्चे जिनके पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, मान लो आपने मेरे से क्लास परचेज नहीं किया है तो डेफिनेटली यू डोंट हैव दिस क्वेश्चन बैंक, तो बच्चों आप मॉड्यूल के अंदर से ये क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने LDR में भी कवर नहीं किया है क्योंकि मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट ईजी है। तो अगर आप नोट्स में इसको एक बार देख लेते हो ध्यान से तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, और कॉन्सेप्ट याद आ गया तो यू आर गुड टू गो, क्योंकि क्वेश्चन एकदम जेनरिक सेम टू सेम ऐसा ही बनता है। तो इसीलिए बच्चों इसका मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करूंगा LDR के अंदर, लेकिन आप ये क्वेश्चन मॉड्यूल से एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। ओके ठीक है। M1 और M2 का कॉन्सेप्ट कब आता है मैंने बताया, जब आपका ओपनिंग या क्लोजिंग WIP या जो लॉस दिया रहता है उसका मटेरियल का DOC 100% से कम है, और वो प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 का क्वेश्चन है। प्रोसेस 1 के क्वेश्चन में M1 M2 का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। प्रोसेस 2 या 3 का है क्वेश्चन और उसमें DOC जो मटेरियल का है वो 100% से कम दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग WIP या फिर एबनॉर्मल लॉस का, तभी ये कॉन्सेप्ट अराइज होगा। ठीक है रजत, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार डेफिनेटली देख लेना। बाकी सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसका करा दिया, M1 M2 का करा दिया, ठीक है। ये वेटेड एवरेज फीफो मेथड हो गया। प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बच्चों बेसिक है, मॉड्यूल के अंदर है इसका क्वेश्चन, अगर आपको देखना हो तो, बाकी जरूरत है नहीं एज सच। डायरेक्ट सेल मैंने करा दिया, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाला। ओपनिंग WIP नॉट गिवन मैंने करा दिया। बेसिक वाला क्वेश्चन मैंने एक करा दिया जिसमें मैंने आपको दिखाया कि अब नॉर्मल गेन अब नॉर्मल लॉस की प्रेजेंटेशन कैसे होती। तो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन बस आप लोग मॉड्यूल से देख लेना,
ठीक है बच्चों, इसी के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का तुम्हारा रिवीजन होता है यहाँ पर समाप्त। मात्र हमने 2 घंटे लिए बच्चों और मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज की है विद मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कवर ऑल द PYQs ऑफ 16 एंड 22 सिलेबस। ठीक है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है, एग्जाम के एक दिन पहले 2 घंटे में प्रोसेस कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट विद ऑलमोस्ट ऑल PYQs एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है बच्चों, यस चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।